बैटलफील्ड पर भारी और सिंक्रोनाइज्ड कदमों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही अरीना में एक धमाकेदार अनाउंसमेंट हुई, एलीट चू इन्फेंट्री ने मैदान में एंट्री ली थी। चमकते हुए रेड एंड सिल्वर आर्मर में सजे 2000 चू वॉरियर्स परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे थे। इंटेंस सनलाइट के नीचे जब उनके जूते एक साथ जमीन पर पड़ते तो धूल का गुबार उड़ने लगता। 2000 हेविली आर्मर्ड चू इन्फेंट्री की शेयर प्रेजेंस से वहां की हवा तक कांप उठी। स्पेक्टेटर्स फटी की फटी आंखों से इस खौफनाक नजारे को देख रहे थे। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि ये चू के बैटल हार्डन एलीट्स हैं। एक आदमी ने हाथ हिलाते हुए क्राउड में उनकी फियरसम रेपुटेशन के बारे में बताया। ये वही चू वॉरियर्स हैं। मैंने सुना है कि पिछले कुछ सालों में इन्होंने लियांग शिनकियान और शिलियांग से जंग लड़ी है। 10 बैटल्स में से 9 में जीत हासिल की है। ये सच में फाइनेस्ट ऑफ द फाइन है। ये तो यू के बेस्ट इंपीरियल गार्ड से भी लाख गुना बेहतर है, एक और बंदे ने ऐड किया। लेकिन क्राउड में अचानक कंफ्यूजन फैल गई जब लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन चू ने सिर्फ 2000 आदमी क्यों भेजे? क्या किंग ऑफ चू सच में एक फेयर फाइट चाहते हैं? तभी जमीन अचानक एक डेफनिंग धमाके के साथ कांप उठी, जैसे किसी मैसिव फोर्स ने गेट्स तोड़ दिए हों। 3000 हेविली आर्मर्ड चू कैवलरी ने अरीना में धावा बोल दिया। उनके घोड़े भी मैचिंग आर्मर में ढके हुए थे और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये देखते ही यू स्पेक्टेटर्स के बीच पैनिक और गुस्सा फैल गया। एक आदमी का जबड़ा डिसबिलीफ में खुला रह गया। ऐसे कैसे? दुश्मन ने न सिर्फ अपनी एलीट इन्फेंट्री भेजी, बल्कि एक मैसिव हेवी कैवलरी डिवीजन भी उतार दी। वो इस शेमलेस टैक्टिक पर भड़क उठे। इन्फेंट्री के खिलाफ कैवलरी यूज करना कितनी नीच और शेमलेस हरकत है। माहौल तब बदला जब यू आर्मी ने ऑफिशियली बैटलफील्ड पर एंट्री ली। एक कमांडिंग फिगर ने अपना रेड फ्लैग हवा में ऊंचा किया। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे जब उसने चिल्लाकर अनाउंस किया, यू आर्मी एंटर्स। उसके पीछे सिंपल ब्राउन यूनिफॉर्म्स पहने यू सोल्जर्स की वेव्स एक स्टेडी और डिटर्मिन्ड फ्लो में आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों से सुनहरे बैटलफील्ड के रास्ते पर धूल उड़ रही थी। शेन लैंग और निंग जेंग आराम से बैठे इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यू ऑफिशियल्स पर गहरी निराशा छा गई। एक आदमी ने डिस्मे में अपना सिर हिलाया। ये तो सच में एक पाप है। लोगों की बड़बड़ाहट तेज हो गई और उन्होंने उन डार्क रूमर्स को कंफर्म किया। सब कहते थे कि शेन लैंग और निंग जेंग ने बस कैनन फॉडर बनने के लिए 2000 बेवकूफों को रिक्रूट किया है, और अब लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है। आने वाली बेइज्जती को न सह पाते हुए कमांडर ऑफ यूज इंपीरियल गार्ड्स किंग के आगे अपने एक घुटने पर बैठ गया। डेस्परेशन से उसका चेहरा उतर चुका था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, मेरी वेस्टर्न एलीट ट्रूप्स आपके लिए लड़ने को तैयार हैं। जोंग याओ भी आगे आया और डीपली बो करते हुए हिज मैजेस्टी से सेम रिक्वेस्ट की और सोचने लगा, अगर शेन लैंग और बाकी लोगों को यहां बकवास करने दी गई तो ये डेफिनेटली मेरे बॉर्डर ट्रूप्स का मोराल पूरी तरह क्रश कर देगा। किंग ऑफ चू मॉकिंगली आगे आया और उसने किंग ऑफ यू को एक ग्रिम अल्टीमेटम देते हुए कहा, किंग ऑफ यू, आपको अभी डिसाइड करना होगा कि बॉर्डर हंट में कौन सी आर्मी लड़ेगी, वरना कहीं आपका सिर धड़ से अलग ना हो जाए और फिर कभी ना जुड़े। अपनी किस्मत को मानते हुए निंग युआंगशियन ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, ठीक है, इस सब को जल्दी खत्म होने दो। ये सुनते ही किंग ऑफ चू मनाइकल तरीके से हंसा। उसके चेहरे पर एक ईविल खुशी झलक रही थी। उसने निंग युआंगशियन का मजाक उड़ाते हुए ऐलान किया, हाँ, निंग युआंगशियन, आखिर तेरा दिन आ ही गया। इस डिस्पेयर के बिल्कुल उलट घोड़े पर बैठे कुई यिचिन ने, जो स्ट्राइकिंग रेड एंड ब्लैक आर्मर पहने था, अपना हाथ हवा में उठाया। यूनिफॉर्म्स चेंज करो। उसकी आवाज में एक अथॉरिटी गूंज रही थी जब उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। सोल्जर्स से भरी वैगन्स कोऑर्डिनेटेड लाइंस में मैदान को क्रॉस करने लगी और उनके पीछे धूल का तूफान उड़ने लगा। रस्ट से बचने के लिए शेन लैंग ने बहुत ध्यान से आर्मर के सरफेस पर लैकर की कोटिंग की थी। आर्मर के उस स्ट्रेंज और डार्क कलर ने क्राउड को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। एक स्पेक्टेटर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, इतना हैवी आर्मर और इसका कलर इतना अजीब क्यों है? क्या ये लकड़ी का बना है? दूसरे ने उन मैसिव वेपन्स की तरफ इशारा किया जो सोल्जर्स ने पकड़े थे। इनकी लॉन्ग ब्लेड्स भी पक्का वुडन ही होंगी, वरना ये वीक से दिखने वाले आदमी उन्हें उठा कैसे पाते? आधे घंटे बाद घोड़े पर बैठे कुई यिचिन की रोरिंग आवाज आई, असेंबल, रैंक्स फॉर्म करो। जैसे ही ये कमांड आया, सारे यू सोल्जर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में आ गए। उनकी आंखें प्योर रिजॉल्व से जल रही थीं, जिनमें किसी तरह का फियर नहीं था। क्राउड प्योर शॉक में हाफने लगी जब उन 2000 यूए आदमियों ने एक टेरिफाइंगली नीट फॉर्मेशन बना ली। उनका हर एक मूवमेंट परफेक्टली आइडेंटिकल था, बिना किसी एक गलती के एग्जीक्यूट किया गया। एक ऑनलुकर ने यू की फॉर्मेशन को देखकर पसीने से तर होते हुए एडमिट किया, ये क्या जबरदस्त फॉर्मेशन है। पहले चू वॉरियर्स की मिलिट्री बेयरिंग सच में बहुत इंप्रेसिव लग रही थी, लेकिन इस यू आर्मी की मेटिकुलसली डिसिप्लिन फॉर्मेशन के आगे अब वो बिल्कुल स्कैटर्ड और बिखरे हुए लग रहे हैं। कुछ लोगों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जागी। 2000 आदमी, हर मूवमेंट एक जैसा। क्या टाइट आर्मर है, क्या ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है। क्या पता ये नई आर्मी उतनी भी यूजलेस ना हो। लेकिन एक हार्श स्केप्टिक ने तुरंत उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये सब टोटली पॉइंटलेस है। उनकी फॉर्मेशन चाहे कितनी भी वेल ट्रेन्ड क्यों ना हो, आखिर में वो है तो जीरो कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाले 2000 बेवकूफ ही ना। उसे पूरा यकीन था कि 2000 चू एलीट्स के सामने यूए के पास जीतने का कोई चांस नहीं था। फ्लोइंग ब्लू एंड पर्पल रोब्स पहने प्रिंस लियन सीना ताने खड़ा था। उसकी प्रेजेंस काफी कमांडिंग थी। उसने लाउडली अनाउंस किया, बॉर्डर हंट रूल्स, जीतने के लिए एनिमी का फ्लैग सीज करना होगा। टेंशन तब अचानक ब्रेक हुई जब चू एंड यू फोर्सेस दहाड़ी। अटैक। सिल्वर हेलमेटेड कमांडर और उसके बगल में खड़े कू यिचिन दोनों के चेहरे बैटल फ्यूरी से भरे हुए थे और उन्होंने जोर से रोर किया, अटैक। इस ब्लडी क्लैश का काउंटडाउन शुरू हो चुका था जब दोनों मैसिव आर्मीज के बीच का गैप कम होने लगा। मैसिव वॉर ड्रम्स की धुन थंडरस तरीके से बजने लगी जब चू फोर्सेस ने खुद को प्रिपेयर किया।
दोनों आर्मीज एग्जैक्टली 200 मीटर दूर खड़ी हैं। ये डिस्टेंस तेजी से श्रिंक होने लगा, 150 मीटर्स और फिर बस 100 मीटर्स। चू कमांडर ने तेजी से अपना हाथ उठाया और अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। हॉल्ट। चू इन्फेंट्री परफेक्ट यूनिसन में रुक गई, उनकी शील्ड्स और स्पीयर्स रेडी थी। फिर कमांडर ने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया, प्रिपेयर। आर्चर्स ने एक सिंक्रोनाइज्ड वेव में अपने बोज ड्रॉ किए। रिलीज। एरोज की एक डेडली वॉली ने आसमान को काला कर दिया और वो लीथल फोर्स के साथ यू लाइन्स की तरफ बरसने लगी। मौत की इस आती हुई बारिश को देखकर एक चू कमांडर ने मिलिशियसली ग्रन करते हुए कहा, यूए के बेवकूफ सोल्जर्स तो बोझ भी नहीं लाए हैं, इसका मतलब अब वो चुपचाप ओबीडियंटली खड़े रहकर मरने का इंतजार करेंगे। क्राउड इस टैक्टिकल ब्लंडर को एनालाइज करते हुए बोली, इन्फेंट्री कॉम्बैट में जब आर्मीज क्लोज रेंज पर क्लैश करती हैं तो बोज की लॉन्ग रेंज किलिंग पावर बहुत इनवैल्यूएबल होती है। फिर इन्हें बोज इक्विप क्यों नहीं किए गए? क्या इसका मतलब ये बिना स्ट्राइक बैक किए ऐसे ही मारे जाएंगे? पर एक समझदार आवाज आई, भाई सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग मिली है उन्हें, ये परफेक्टली नॉर्मल है कि उन्हें आर्चरी प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। लॉन्ग हेड चू कमांडर गिरती हुई एरोज को एक कॉकी स्मर्क के साथ देख रहा था। उसने सोचा था कि ये हंट जल्दी खत्म हो जाएगा। यू के बेवकूफ सोल्जर्स तो बोझ भी नहीं लाए, अब वो आराम से मरने का वेट करेंगे। पर जैसे ही वो डेडली वॉली टकराई, उसका वो ओवर कॉन्फिडेंट स्मग एक्सप्रेशन सेकंडों में गायब हो गया। बैटलफील्ड पर लाउड मेटालिक क्लैंक्स की आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि एरोज यू फोर्सेस से टकराकर हार्मलेसली बाउंस हो रही थीं। एरोज लगातार बरस रही थीं। थंक 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 पर यू सोल्जर्स वैसे ही खड़े थे, उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। ब्लैक मास्क चू वॉरियर की आंखें शॉक से पूरी खुल गईं। चू कमांडर ने एब्सोल्यूट डिसबिलीफ में सांस अंदर खींची। एक रेड प्लूम्ड चू ऑफिसर ने अपना सिर पकड़ लिया। ये अजीब सा दिखने वाला आर्मर एक्चुअली में इतना स्टर्डी है। हमने एरोज की 3 वेव्स फायर कर दी हैं, फिर भी एक सिंगल कैजुअल्टी नहीं हुई। अपने होश वापस लाते हुए उसने फियर्सली अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, शील्ड फॉर्मेशन, डिफेंड। उसने यू सोल्जर्स को टॉन्ट करते हुए दहाड़ा, अगर तुम चार्ज करना चाहते हो तो पहले हमारी इस इम्पेनेट्रेबल स्पीयर एंड शील्ड वॉल को तोड़कर दिखाओ। उसके कमांड पर चू सोल्जर ने जल्दी से अपनी मैसिव शील्ड्स ड्रॉ की, एक पावरफुल डिफेंस फॉर्म करते हुए। एक वाइल्ड ब्लडथर्स्टी रेज ने प्रिंस ऑफ चू को अपने कब्जे में ले लिया और वो वायलेंटली चिल्लाने लगा, किल किल किल, ग्रेट चू की ग्लोरी के लिए इन सबको काट डालो। एक भी यू सोल्जर जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक हाई वुडन वॉच टावर पर खड़े उसने अपनी सोर्ड रेस की और इस असॉल्ट को डायरेक्ट किया। चू सोल्जर्स ने अपनी फॉर्मेशन करेक्ट की, अपनी शील्ड पर अपने स्पीयर्स को होल्ड करते हुए, लेकिन यू के सोल्जर्स ने बिना रुके अपना चार्ज जारी रखा। चू कमांडर ने कोसते हुए कहा कि ये सब बस डूम्ड इडियट्स का एक झुंड है। यू स्पेक्टेटर्स में पैनिक फैल गया जब उन्होंने देखा कि उनके आदमी लिटरली बेयर बॉडीज के साथ उस लीथल हेजहॉग फॉर्मेशन में घुसने को चार्ज कर रहे हैं। क्या ये सच में इतने इडियोटिक हैं कि अपनी बॉडीज को ऐसे आगे कर रहे हैं? उन्हें एक ग्रूसम स्लॉटर नजर आने लगा। वो टेरिफाइड थे कि वहां खून की नदियां बहेंगी, काउंटलेस यू सोल्जर्स के पेट चीर दिए जाएंगे और वो मिजरेबली मरेंगे। आखिर में वो ब्रूटल इंपैक्ट हुआ, लेकिन एक ग्रूसम स्लॉटर की जगह चू रैंक्स के अंदर अटक कियोस मच गया। स्पीयर्स को अग्रेसिवली आगे थ्रस्ट किया गया, थर्ड, पर वो सब यू आर्मर से टकराकर शैटर हो गई। एक चू सोल्जर वाइड आइड टेरर के साथ सब घूर रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी अनब्रेकेबल स्पीयर्स अचानक से दुश्मन के आगे कैसे टूट रही हैं? दुश्मन के इस पैनिक को चीरते हुए कु येचेन ने प्योर किलिंग इंटेंट के साथ अपनी मैसिव ब्लेड उठाई। खट! कु येचेन ने दहाड़ते हुए एक सिंगल और डेविस्टेटिंग कमांड दी। उसकी ग्रीन आंखें इंटेंस बैटल फ्यूरी से जल रही थीं जब उसने उस डिसाइसिव स्ट्राइक को लीड किया। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। एक ब्लड सोक्ड यू सोल्जर ने फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ दहाड़ते हुए अनाउंस किया कि आखिर वो पल आ गया है। उसने पैशनेटली चिल्लाते हुए कहा कि लगभग 10 दिनों तक खुद को रोकने के बाद अब वो आखिरकार स्ट्राइक कर सकता था। इसके साथ ही उसने अपनी 1.5 मीटर टॉल सोर्ड उठाई और एक चू सोल्जर को क्लीनली 2 पार्ट्स में स्लैश कर दिया। इसके साथ ही शेन लैंग के 2000 ट्रेन ट्रूप्स ने ब्लडी मैसेकर शुरू कर दिया। उनके अटैक्स की फोर्स इतनी थी कि चू आर्मी की शील्ड्स के साथ साथ सोल्जर्स भी क्लीनली 2 पार्ट्स में कट हो रहे थे। चू वॉरियर्स हवा में उड़ गए, इंपैक्ट से उनकी बॉडीज वायलेंटली ट्विस्ट हो गईं। चारों तरफ लैकर्ड आर्मर पहने यू सोल्जर्स आगे चार्ज कर रहे थे। उनकी लॉन्ग ब्लेड्स परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में ऊपर उठती और नीचे गिरती। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, बैटलफील्ड एंड रिलेंटलेस क्लैशेस की आवाज से गूंज उठा जैसे ही यू फोर्सेस ने चू लाइंस को फाड़कर रख दिया। इस केओटिक बैटलफील्ड के उस पार एक हाई रैंकिंग चू कमांडर, जिसका चेहरा नीला पड़ चुका था और माथे से पसीना बह रहा था, प्योर डिसबिलीफ में अपने एलीट फोर्सेस को मिट्टी में मिलते हुए देख रहा था। उसने प्योर शॉक में चिल्लाते हुए पूछा, सूखी घास और सड़ी लकड़ी की तरह को चल दिया? मेरे चू सोल्जर्स अचानक से इतने वल्नरेबल कैसे हो गए? उसकी आवाज में एक खौफ था जब उसने अपनी एलीट ट्रूप्स को घास की तरह कटते हुए देखा। एक फेरोशियस रोर के साथ रेड एंड ब्लैक आर्मर पहने उस सोल्जर ने अपनी 1.5 मीटर्स टॉल ब्लेड को एक डेविस्टेटिंग आर्ट में घुमाया। उस वेपन से एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट चमकी और वो अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ आगे बढ़ी। स्लैश! ब्लेड ने आर्मर और फ्लैश दोनों को एक ही बार में चीर दिया और खून का फवारा छूट पड़ा। कुछ ही पलों बाद उस ब्लड स्टेन्ड अरीना पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन कुछ टूटे हुए चू सोल्जर्स को छोड़कर जो मेंटली पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे और टेरर में वहां से भाग खड़े हुए, चू एलीट की वास्ट मेजॉरिटी वहीं स्लॉटर हो चुकी थी। खून से सने उस मैदान में विक्टोरियस यू सोल्जर्स सीना ताने खड़े थे और बड़े आराम से अपनी डिसिप्लिन फॉर्मेशन को दोबारा फॉर्म कर रहे थे, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। एक वास्ट सी ऑफ रेड एंड ब्लैक आर्मर्ड फिगर्स परफेक्ट ऑर्डर में खड़ी थी। उनकी प्रेजेंस से एक ओवरवेलमिंग पावर रेडिएट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस साइलेंट आफ्टरमाथ के नीचे जमीन ही लाल रंग में रंग गई हो।
व्यूइंग स्टैंड्स के अंदर बैठे स्पेक्टेटर्स फटी आंखों और खुले जबड़े के साथ इस नजारे को घूर रहे थे। एक आदमी हकलाते हुए बोला, अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। क्या ये सच में हुआ? मुझे लगा था यहां मैसेकर होगा, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मैसेकर होंगे वो चू सोल्जर्स होंगे। एक और पेल और कांपता हुआ स्पेक्टेटर बोला, यह बहुत सडन और अब्सर्ड था। उन्होंने बस इस तरह से उन्हें कुचल दिया। एक यू ऑफिशियल ने प्योर ऑ में घूरते हुए बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या ये सच में मेरी यू आर्मी है? इतनी पावरफुल फोर्स कब से एग्जिस्ट करती थी और मुझे पता तक नहीं चला। उसने घूंट निगलते हुए याद किया कि ये लोग तो ट्रैश और यूजलेस फूल्स होने चाहिए थे। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए एक सिल्वर हेलमेटेड कमांडर ने धीरे से आसमान वाले का शुक्रिया अदा किया कि उसने इन लोगों को ज्यादा ऑफेंड नहीं किया था। ये ब्लडी मैसेकर देख तो जैसे झोंग याओ की जान ही निकल गई। एक हाई वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़े झोंग याओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने मेंटली कन्फेस किया, मैंने सोचा था कि शेन लैंग और उसके आदमी ज्यादा से ज्यादा एक स्टबर्न फाइट देंगे और सरेंडर करने से मना कर देंगे, पर मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग एलीट चू सोल्जर्स को इस तरह से आउटराइट हरा देंगे। उसने मन ही मन ब्रूटल मैथ कैलकुलेट करते हुए ग्रेवली सिर हिलाया। अगर ये अपनी झोंग क्लैन आर्मी होती तो चू सोल्जर्स पर ऐसी विक्ट्री हासिल करने के लिए कितने आदमी लगते? 3000, 5000, नहीं 10,000। किंग ऑफ चू का चेहरा गुस्से और शौक से ऐंठ गया था। उसके माथे की नसें फूल गई थीं। उसने हार मानने से इनकार करते हुए गुस्से में चिल्लाया, हमें ट्रिक किया गया है, धोखा हुआ है। उन्होंने ये कैसे किया? क्या स्पाइस ने ये नहीं कहा था कि ये बस 2000 यूजलेस फूल्स हैं जो रोज फेक ब्लेड्स के साथ एक ही स्लैश प्रैक्टिस करते हैं? एक ग्रिम आवाज ने हिस्टेरिकल होकर जवाब दिया, स्पाइस गलत नहीं थे, लेकिन उस एक सिंगल स्लैश की शेयर पावर इतनी ज्यादा है कि उसे कॉम्प्रिहेंड करना नामुमकिन है। उसने यूथ शेन लैंग की तारीफ करते हुए कहा, यह लड़का शेन लैंग सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इसने सिर्फ 3 महीने में 2000 यूजलेस आदमियों को ट्रेन करके इनविंसिबल वॉरियर्स बना दिया। चू ऑफिशियल्स के बीच पैनिक फैल गया। वो फ्रैंटिक होकर अपने किंग को पुकारने लगे, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? किंग ऑफ चू ने अपना हाथ जमीन पर पटकते हुए लाउडली डिक्लेयर किया, हाँ, बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे पास अभी भी 3000 हैवी कैवलरी वेट कर रही है। उसने बोल्डली सबको याद दिलाया कि ओपन बैटल में कैवलरी इनविंसिबल होती है और हैवी कैवलरी तो उससे भी ज्यादा। भला मेरी इन्फेंट्री इनके सामने कैसे टिक पाएगी? एक पागल आदमी की तरह खुद से बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों में एक क्रूअल चमक आई। सही कहा, मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं। उसने अपने डेस्परेट मूव को रैशनलाइज करते हुए एडमिट किया कि 3000 हैवी कैवलरी को डिप्लॉय करना शायद थोड़ा शेमलेस लग सकता है, लेकिन जीत के लिए सब कुछ जायज है। एक विशियस रोर और ड्रामेटिकली अपना हाथ उठाते हुए उसने ऑर्डर दिया, हैवी कैवलरी चार्ज। ये देखते ही यू स्पेक्टेटर्स फ्यूरियस आउटरेज में फट पड़े। एक आदमी चिल्लाया, ऐसे कैसे किंग ऑफ चू? क्या तुम सच में इतने शेमलेस हो? एक दूसरे ने डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए कंडेम किया कि सिर्फ 2000 इन्फेंट्री के खिलाफ 3000 हैवी कैवलरी डिप्लॉय करना कितनी गिरी हुई हरकत है। एक फ्रैंटिक ऑफिशियल ने उस डेविस्टेटिंग फोर्स को कैलकुलेट करते हुए रोते हुए कहा, हैवी आर्मर, घोड़े और कैवलरी का कंबाइंड वेट, ये एक ऐसी फोर्स है जिसे कोई आर्मी विथस्टैंड नहीं कर सकती। यहां तक कि शेन लैंग की ये मॉन्स्ट्रस नई आर्मी भी इस फोर्स के सामने किसी हाल में नहीं टिक सकती। जमीन वायलेंटली कांपने लगी जब वो मैसिव हेविली आर्मर्ड चू कैवलरी एक काले टाइडल वेव की तरह आगे बढ़ी। जैसे ही चू कमांडर ने चार्ज का ऑर्डर दिया, टू एक टेरिफाइंग स्टील और मसल की दीवार आगे चार्ज कर रही थी। इस चार्जिंग होर्ड में टू डा और टू ईयर थे, चू के क्राउन प्रिंस के अंडर काम करने वाले वो इन्फेमस वॉरियर्स जिन्हें किलिंग गॉड्स कहा जाता था। उनकी मैसिव फ्रेम्स और स्पाइक्ड वेपन्स से प्योर मेनेस रेडिएट हो रहा था। कहा जाता था कि हर बार जब ये बैटल में आते थे तो ये अनमैच्ड बैटलफील्ड मॉन्स्टर्स सैकड़ों लोगों का स्लॉटर करके आते थे। उनके ही साथ राइड कर रहा था चू का फेमस सुपर जनरल हु यांगशी भी कु तुहुआन की तरह एक मार्शल चैंपियन बनकर उभरा था और उसे चू के फोरमोस्ट यंग जनरल के रूप में पहचाना जाता था। वो एक वॉर ऑर्फन था और उस पर हेविली सस्पेक्ट किया जाता था कि वो जियांगली का एक रेमनेंट है। एक यूएस स्पेक्टेटर ने हाफते हुए रियलाइज किया कि किंग ऑफ चू विक्ट्री के लिए इस हद तक चला गया है। उसने एक्चुअली टू डा, टू एयर और हु यांगशी इन तीनों को एक साथ डिप्लॉय कर दिया है। अचानक एक मैसिव फिगर पर लोगों की नजर पड़ी। किसी ने इशारा करते हुए चिल्लाया, डैम, वहां देखो। बैटलफील्ड का सबसे बड़ा बेवकूफ दाशा एक बिग फूल प्योर वाइल्ड तरीके से दहाड़ता हुआ अपने इनॉर्मस वेपन, जो कि लिटरली एक ट्री था, को लेकर डायरेक्टली जंग में चार्ज कर रहा था। उसके साथ ही कुयेचेन ने भी चार्ज किया जब वो दोनों साइड्स एक दूसरे को फेस करने वाली थीं। कुयेचेन ने अपनी ब्लेड को कस के पकड़ा। उसने कंप्लेन की, कमांडर होने के नाते मुझे बैटल को डायरेक्ट करना चाहिए, न कि खुद लड़ना चाहिए, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। हु यांगशी को और कोई फेस नहीं कर सकता और मेरी इस निर्वाणा आर्मी को वैसे भी मेरी कमांड की जरूरत ही नहीं है। एक फियर्स डिटर्मिनेशन उसके अंदर भर आई जब उसने एक कमांडर के ट्रू रोल पर सवाल किया। एक कमांडर का रोल क्या होता है? एक जनरल ही अपने सोल्जर्स की करेज होता है। अगर मैं खुद एग्जाम्पल सेट करके लीड नहीं करूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मेरे आदमी ब्रेवली लड़ेंगे? और इसके साथ ही कुयेचेन और हु यांगशी दोनों ने चार्ज किया। दोनों की स्वॉर्ड्स ने एक साथ क्लैश किया जिससे स्पार्क्स उड़ने लगे। इसके साथ ही बिग फूल टूदा और टू ईयर के साथ बैटल में एंगेज हो गया। अनएक्सपेक्टेडली वो उन दोनों को ओवरपावर कर रहा था अपने मैसिव ट्री से स्ट्राइक करते हुए। जैसे ही बाकी सोल्जर्स ने उन्हें बैटल में एंगेज होते देखा, वो भी फौरन चार्ज करने लगे। अचानक एक बूमिंग आवाज ने यू आर्मी को रुकने का ऑर्डर दिया। लानी ब्लैक मास्क्ड यू कमांडर आगे आया।
उसका पोस्चर एकदम रिजिड और कमांडिंग था, जैसे किसी आने वाले तूफान के सामने एक पाइन का पेड़ सीना ताने खड़ा हो। उसने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया, सेकंड मूव प्रिपेयर। उसने उन्हें उनकी ब्रूटल ट्रेनिंग याद दिलाई। फर्स्ट मूव आदमियों को काटो, सेकंड मूव घोड़ों को काटो। यू सोल्जर्स ने इंस्टेंटली अपनी फॉर्मेशन शिफ्ट की। एक ट्रू स्पेक्टेटर ने यू लाइन को स्टेडली खड़े देखते हुए हकलाते हुए डिसबिलीफ में पूछा, ये नई यू सोल्जर्स का ग्रुप सच में हैवी कैवलरी के डेवस्टेटिंग चार्ज को रोकने के लिए अपने खुद के फ्लैश और ब्लड पर रिलाई करने का इरादा रखते हैं? क्या ये पूरी तरह पागलपंती नहीं है? किल किल किल। चू कैवलरी जब करीब आई तो बैटल प्योर ब्लड लस्ट की कैकोफनी में बदल गई। दोनों फोर्सेस वायलेंटली टकराई, एक कैटेक्लिज्मिक क्लैश। ब्लेड्स एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ मिली, क्लैंग, और चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। उन थंडरस हूव्स के बीच स्लैश करने का कमांड गूंजा। यू फोर्सेस ने अपने हेवी ब्लेड्स को एक परफेक्ट और डेडली सिंक्रोनाइज्ड आर्क में घुमाया और उनका डायरेक्ट टारगेट इनकमिंग वॉर हॉर्सेस थे। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में स्लैश, एक डेवस्टेटिंग काउंटर स्ट्राइक हुआ। जैसे ही चू राइडर्स और उनके घोड़े कटकर गिरने लगे, पूरे बैटलफील्ड पर खून की होली खेली जाने लगी। कैवलरीमैन अपने सैडल से उछलकर दूर जा गिरे और घोड़े हॉरिफिक वुंड्स के साथ जमीन पर कोलैप्स हो गए। यू फोर्सेस ने अपने इस एडवांटेज को मर्सिलेसली प्रेस किया। उनके लैकर्ड आर्मर और लॉन्ग ब्लेड्स किसी की भी एक्सपेक्टेशन से लाख गुना ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए। वो हेवी कैवलरी चार्ज जिसे प्योर मैच का डिसाइसिव मूव माना जा रहा था, अब पूरी तरह शॉक्ड चू कमांड की आंखों के सामने ब्रूटली डिसमेंटल हो रहा था। बैटलफील्ड अचानक से एक एब्सोल्यूट मीट ग्राइंडर में तब्दील हो गया जब चू कैवलरी की अनस्टॉपेबल फोर्स यूए इन्फेंट्री की इमूवेबल दीवार से टकराई। इस कैटास्ट्रोफिक क्लैश को देखकर शेन लैंग प्योर ऑ में था। उनकी इस न्यूली फॉर्ज्ड आर्मी की शेयर और टेरिफाइंग पावर अब पूरी तरह से अनलीश हो चुकी थी। व्यूइंग स्टैंड से शेन लैंग स्पार्कलिंग आंखों और फ्लश चीक्स के साथ इस नजारे को देख रहा था। उसने मेंटली खुश होते हुए कहा, रिफ्रेशिंग, सो रिफ्रेशिंग। ये आदमी सच में कितने स्ट्रांग है। इन जीरो ब्लडलाइन वॉरियर्स के यूनिक ट्रेट्स, उनका फोकस, फियरलेसनेस, सेंसिटिविटी और सिंप्लिसिटी उनके सबसे बड़े गिफ्ट साबित हो रहे थे, जो उन्हें लगभग इनविंसिबल बना रहे थे। क्योंकि उनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए एक भी आदमी पीछे नहीं हटा और न ही किसी ने भागने की कोशिश की। इसके अलावा उनका लेजर लाइक फोकस और रॉ सेंसिटिविटी उन्हें इस हूव्स और स्टील की केओटिक फ्लरी के बीच भी सबसे प्रिसाइज किलिंग अपॉर्चुनिटीज को सीज करने में मदद कर रही थी। खून से सने उस मैदान पर रेड एंड ब्लैक आर्मर पहने ब्लैक मास्क्ड यू सोल्जर्स ने अपनी लॉन्ग ब्लेड्स को मर्सिलेस प्रिसिजन के साथ घुमाया। स्लैश। जैसे ही चू हैवी कैवलरी को फाड़ा गया, सिर हवा में उड़ने लगे और बॉडीज जमीन पर ढेर हो गई। क्लैंग। लैकर्ड आर्मर से टकराकर दुश्मन के वेपन्स शैटर हो गए, जबकि यू वॉरियर्स सीना ताने खड़े रहे। उनकी मॉन्स्ट्रसली पावरफुल बॉडीज ने बिना फ्लिंच किए चार्जिंग घोड़ों का पूरा इंपैक्ट एब्जॉर्ब कर लिया। चू का एक ब्लू स्किन कमांडर जिसके माथे से पसीना टपक रहा था, उसने अपने दांत भींच लिए। उसे एक ग्रिम रियलिटी समझ आ गई थी। अगर चू हैवी कैवलरी अपने इनिशियल चार्ज में एनिमी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाई तो एक कैटास्ट्रोफिक डिसएडवांटेज पूरी तरह हमारे ऊपर आएगा। और वो नाइटमेयर अचानक सच में बदल गया। कुछ ही पलों में चू वॉर हॉर्सेस की पूरी फ्रंट रो ब्रूटली स्लॉटर हो गई। उनके मैसिव आर्मर्ड कॉर्प्सेस एक दूसरे के ऊपर गिरकर फ्लैश की एक ग्रूसम दीवार बन गए, जिसने पीछे से आने वाली हैवी कैवलरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। चू रैंक्स के अंदर पैनिक फैल गया। घोड़े पैनिक में हिनहिनाने लगे और राइडर्स डेस्परेटली अपनी रेंज खींचकर चिल्लाने लगे। घोड़ों के पैर वायलेंटली फंस गए हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे। कुछ सोल्जर्स ने चिल्लाकर ऑर्डर दिया, डिसमाउंट, फॉर्मेशन पर चार्ज करो, ऊपर से हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन दुश्मन को पूरी तरह क्रश करने का ये परफेक्ट मोमेंट था। कुटुहुआन की थंडरस आवाज खून से सनी जमीन पर गूंजी, जिसने सेबर यूनिट को एडवांस करने का ऑर्डर दिया। यस, यू वॉरियर्स ने एक यूनिफाइड और डेफनिंग बैटल क्राई के साथ आगे कदम बढ़ाया। उनकी मैसिव सेबर्स एक डेवस्टेटिंग स्ट्राइक के साथ आगे आए। स्लैश और कट। चू मिलिट्री का प्राइड, उनकी टेरिफाइंग हैवी कैवलरी अब अपने ही वॉर हॉर्सेस की लाशों के बीच हेल्पलेसली ब्लॉक हो चुकी थी। उन्होंने अपना सबसे वाइटल एसेट मोबिलिटी पूरी तरह खो दिया था। बैटलफील्ड की क्रूअल रियलिटी सामने आई। हैवी कैवलरी के लिए मोबिलिटी खोने का मतलब था स्टील में कैद जिंदा टारगेट्स बन जाना। टेरर ने चू सोल्जर्स को पूरी तरह कंज्यूम कर लिया था, जब वो रोते हुए वेल कर रहे थे कि उनके घोड़े फंस गए हैं और वो होपलेसली ट्रैप हो चुके हैं। यूए हैवी आर्मर्ड सेबर यूनिट ने रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया। टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ मूव करते हुए वो घोड़ों की लाशों के उस पहाड़ पर उतने ही आराम से चढ़ गए जैसे किसी फ्लैट ग्राउंड पर चल रहे हों। एग्जीक्यूशनर्स की कुल्हाड़ी की तरह उनकी मैसिव सेबर्स लगातार दुश्मनों पर गिरती रहीं और डिसमाउंटेड कैवलरीमैन को काटती रहीं। ब्लड वाइड आर्क्स में पूरे गोल्डन बैटलफील्ड पर स्प्रे होने लगा। एक चू सोल्जर अपनी फटी हुई डिसबिलीफ भरी आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? वो ग्रैंड चार्ज अब एक हॉरिफिक वन साइडेड ब्लड बाथ में बदल चुका था। ये एक एब्सोल्यूट अनस्टॉपेबल मैसेकर था। दूसरी साइड को यिचिन कामली अपनी सोर्ड को कस के पकड़े खड़ा था। वो अपने ओपोनेंट की तारीफ कर रहा था कि वो एक नोबल आदमी है, जिसका हर मूव अपराइट और बिना किसी मैलिस के है। बैटलफील्ड की उस ब्रूटली कंटेस्टेड साइड पर एलीट वॉरियर्स के बीच एक अलग ही लेवल की ड्यूल चल रही थी। दोनों फाइटर्स हाई लेवल मार्शल आर्ट्स का एक मैग्निफिसेंट डिस्प्ले दिखा रहे थे। क्लैंग पीक फोर्स के साथ जब उनकी ब्लेड्स टकराईं तो ब्लाइंडिंग ब्लू एनर्जी ट्रेल्स और स्पार्क्स हवा में उड़ने लगे। ये हिस्सा प्योर स्किल पर फोकस था। स्टैंड्स में बैठे स्पेक्टेटर्स वाइल्ड होकर चीयर कर रहे थे। मैग्निफिसेंट। ये सच में एक पीक ड्यूल है। एक ऐसी हंट देखने का मौका मिलना रेयर फॉर्चून है। किसने सोचा था कि बैटल इस लेवल तक पहुंच जाएगी? हु यांगसी ने एक फियर्स ब्लडथर्स्टी जॉय के साथ स्माइल किया।
ये पहचानते हुए कि उसका सामना अपने ही लेवल के एक इक्वल ओपोनेंट से हो रहा है। इस लीथल डांस में रेवल करते हुए उसने डिक्लेयर किया, ये मैच ऑफ इक्वल सच में एक्सिलरेटिंग और सैटिस्फाइंग है। इतने टाइम बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग फाइट्स देखने को मिली हैं। 15 मिनट बाद शेन लैंग ने आर्म्स क्रॉस किए और कॉन्फिडेंटली स्माइल किया। टूडा और टूएर की स्ट्रेंथ अब वीक हो चुकी है। लगता है बिग फूल जीत जाएगा। बैटलफील्ड का जायंट और रेजिडेंट फूल बिग फूल इस कियोटिक स्लॉटर के बीच सीना ताने खड़ा था। उसका मैसिव वुडन बीम जैसा वेपन दुश्मनों के खून से टपक रहा था, जब टूडा और टूएर उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। बिग फूल ने उन दोनों को मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया था और वो कंप्लीट डिसबिलीफ में थे। ये चीज बहुत ज्यादा इंसेन है। अब तक लड़ रहा है और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अनजाने में बिग फूल लड़ते लड़ते चू आर्मी के बैनर तक पहुंच चुका था और उसे समझ नहीं आ रही थी वो यहां कैसे आ गया। चू प्रिंस ने हॉरर में घूरा जब उन्होंने बिग फूल को ऊपर येलो चू बैनर के पास खड़े हुए देखा। डैम, बैनर जाने वाला है। क्या इसका मतलब हम हार गए? बिग फूल ने कैप्चर्ड बैनर पोल को एग्जामिन किया और बड़ी मासूमियत से बोला, ये क्या है? ये तो बहुत पतला है, मेरे हाथ के इस ट्री जितना यूजफुल नहीं है। और ये कहकर उसने कॉन्फिडेंटली उस बैनर को साइड में कर दिया। ये देखकर शेन लैंग ने एक राइस स्माइल के साथ अपना फेस पाम किया। ये सच में बिग फूल है। जब बैनर सीज कर सकता था तब भी नहीं किया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बेसिकली ऑलरेडी जीत चुके हैं। शेन लैंग ने सेटिस्फैक्शन से स्मर्क किया। इन बंदों ने लगभग पूरी 3000 हेवी कैवलरी को स्लॉटर कर दिया है। बची हुई चू ट्रूप्स के बीच पैनिक इरप्ट हो गया। भागो, जल्दी भागो, हाया, रन, किलिंग गार्ड यहां आ गया है, प्लीज मुझे मत मारो। एक ब्लडी ब्लैक आर्मर्ड यू कमांडर जिसके रिब्स क्रैक हो चुके थे, उसने फर्म होकर सोचा, लगता है 2 पसलियां टूट गई हैं, पर कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी इंजरी है। फॉर्मेशन किसी हाल में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कदम नहीं डगमगाने चाहिए। बैटलफील्ड की दूसरी तरफ बिग फूल का रैम्पेज पूरी तरह जारी था। बूम! टूडा का मैसिव वेपन डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ बिग फूल की बैक पर पड़ा। देखने से लगा उसका इम्पैक्ट काफी हैवी होगा, लेकिन बिग फूल बीइंग बिग फूल उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ा। उसने पीछे मुड़कर टूडा को किलिंग ग्लेयर दी। टूडा, जो बिग फूल को अनहार्म्ड देखकर पूरी तरह से डर चुका था, ने टेरर में हांफते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, इससे पहले कि एक और क्रशिंग ब्लो उसके ऊपर पड़ता। बूम! बिग फूल ने एक ही स्ट्राइक में उसे हवा में उड़ा दिया। बिग ब्रदर, उसके कॉमरेड्स रोते हुए चिल्लाए जैसे ही बिग फूल ने दोबारा स्विंग किया। बूम बूम! हर इम्पैक्ट आर्मर और बोन्स को शैटर कर रहा था। बोल्डर्स की साइज वाले फिस्ट्स अर्थ शैटरिंग फोर्स के साथ टकरा रहे थे। एक डेवास्टेटिंग हिट खाने के बावजूद मैसिव 2 ब्रदर्स स्टैगर करते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे सैवेज एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। अपनी चेस्ट पीटते हुए उनमें से एक ब्रदर दहाड़ा, मैं ठीक हूं, दोबारा आओ। शेन लैंग ने साइड से ऑब्जर्व किया, ये किसी एलिगेंट स्किल या स्पीड की बैटल नहीं थी। ये तीनों बिहीमथ्स प्योरली इस बात पर कंपीट कर रहे थे कि कौन ज्यादा एगनाइजिंग पनिशमेंट सह सकता है। तभी शेन लैंग ने दूसरी साइड देखा और एक्सक्लेम किया, इससे अलग ये साइड डिफरेंट है। ये कंप्लीटली स्केल पे बेस है। सेम टाइम पे कू येचेन और हु यांगसी दोनों के बीच फाइट अभी जारी थी। दोनों की स्वॉर्ड्स एक दूसरे के साथ टकराईं और दोनों इम्पैक्ट से पीछे स्लाइड कर गए। हु यांगसी कू येचेन की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। ये मैच इक्वल स्ट्रेंथ और स्किल का है, जो मुझे बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग फील हो रहा है। बहुत लंबे वक्त से इतने स्ट्रांग ओपोनेंट को मैंने फेस नहीं किया। खून और शैटर्ड आर्मर के हेज के बीच से निकलते हुए आखिरकार एक ब्लैक मास्क यू सोल्जर उस अल्टीमेट प्राइस तक पहुंच गया। उसने दुश्मन के मैसिव फ्लटरिंग फ्लैग पर अपनी नजर लॉक की और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर किया, यही चू आर्मी का बैनर होना चाहिए। इसे सीज करने का मतलब है एब्सोल्यूट विक्ट्री। एक डिसाइसिव और ब्रूटल स्ट्राइक के साथ उसने उस थिक पोल को तोड़ दिया। चू आर्मी का वो प्राउड बैनर वायलेंटली उस मडी जमीन पर आकर गिरा। पूरे मैदान में एक रिसाउंडिंग अनाउंसमेंट गूंज उठी, बॉर्डर हंट खत्म हो चुकी है, चू आर्मी का बैनर गिर चुका है। ऑर्नेट रोब्स पहने सॉवरेन युआंगशिन ने ट्रायम्फेंटली अपनी मुट्ठी भींची। उसका चेहरा प्राइड से ग्लो कर रहा था। योर किंगडम, एक ग्रेट विक्ट्री। वापस उन जायंट्स के ब्रॉल पर उनकी फाइट आखिरकार अपने ब्रूटल कंक्लूजन तक पहुंच चुकी थी। बिग फूल ने टूडा और टूएर को पूरी तरह क्रश कर दिया था। दोनों मैसिव ब्रदर्स जमीन पर कंप्लीटली ब्रोकन और बैटर्ड पड़े थे और अब पूरी तरह इस यू जायंट की मर्सी पर थे। फिर भी उनका स्टबर्न वॉरियर प्राइड अभी भी नहीं टूटा था। डिफाइंटली घूरते हुए वो चिल्लाए, ब्रदर, हमें पीट पीट कर मार डाल, चाहे तू हमें तोड़ दे, पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। बिग फूल उनके ऊपर सीना ताने खड़ा था। उनकी इन फेरोशियस टॉन्ट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर तभी दूर से यू आर्मी की आती हुई ट्रायम्फेंट चीयर्स सुनकर उसका वो टेरिफाइंग बैटल ऑरा इंस्टेंटली डिसिपेट हो गया। उसने प्योर चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी के साथ उन ब्लीडिंग ब्रदर्स को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या बैटल खत्म हो गई? उन हारे हुए दुश्मनों की तरफ अपनी ब्रॉड पीठ घुमाते हुए उसने कैजुअली अपना मैसिव हाथ हिलाया और उन्हें बताया, तुम लोग जा सकते हो, मैं अब तुमसे और नहीं लड़ूंगा। उस ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड पर आखिरी और ग्रूलिंग ड्यूल अपने इनएविटेबल कंक्लूजन तक पहुंच गया। जैसे ही दोनों एक फ्लैश के साथ अटैक करते हैं, पूरे बैटलफील्ड पे साइलेंस छा जाती है, जैसे ही धूल उड़ने लगती है। उस हेविली बैटर्ड चू वॉरियर ने अपना वेपन नीचे किया, अपने घुटनों पे आते हुए, और कुटू हुआन के सामने हार मानते हुए थकी हुई आवाज में कहा, मैं हार गया, जबकि उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। एक वॉरियर्स रिस्पेक्ट का जेस्चर देते हुए कु यीचेन ने उसे डीपली बो किया, जिसपे हु यांगसी ने भी झुककर बो किया। कु यीचेन को रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसने आगे कहा, फिर मिलेंगे। एक ऐसा सेंटिमेंट जिसे स्टोइक कुटू हुआन ने फर्मली एको किया। वो हैवी टेंशन आखिरकार टूट गई जब आर्बिटर की आवाज हवा को चीरते हुए गूंजी, जिसने लाउडली कुटू हुआन की एब्सोल्यूट विक्ट्री अनाउंस की।
यूए रैंक से इंस्टेंटली शेयर एक्सटेसी की एक थंडरस दहाड़ गूंज उठी। उन इनविंसिबल वॉरियर्स ने अपने मैसिव सेबर्स को आसमान की तरफ उठाया और अर्थ शैटरिंग वॉल्यूम में चैंट करने लगे, ग्लोरी टू यू, 10,000 विक्टरीज, लॉन्ग लिव द किंग। निंग जेंग तुरंत सॉवरेन निंग युआंगशियन के पास गया और बो करते हुए डिक्लेयर किया, फादर, मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी है। ट्रायम्फ की इस मॉन्यूमेंटल वेव पर सवार होकर चीफ आर्बिटर फॉर्मली आगे बढ़ा। उसकी आवाज डिफीटेड चू फोर्सेस तक पहुंची जब उसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि चू और यूए के बीच का बॉर्डर हंट खत्म हो चुका है और यूए अनडिस्प्यूटेड विक्टर है। हालांकि ग्रैंड सेरेमनी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। उस ऑफिशियल ने सॉलमली पवेलियन को याद दिलाया कि एंशिएंट ट्रेडिशन के हिसाब से विक्टोरियस किंग को अपनी जीत सील करने के लिए पर्सनली उस हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रॉयल बैनर वेव करना ही होगा। निंग जेंग बैनर लेकर सॉवरेन के पास आया जबकि सॉवरेन बहुत वीक लग रहे थे। अचानक सॉवरेन खड़े हो गए जिसे देखकर प्रिंस लियन, चू ऑफिशियल्स और यू ऑफिशियल्स सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो एब्सोल्युटली शॉक में थे। इस सेक्रेड राइट को परफॉर्म करने से पहले किंग ऑफ यू ने अपनी प्राउड नजरें अपने बेटे की तरफ घुमाई। निंग जेंग वेल डन, उन्होंने तारीफ की। उनकी आवाज में जेन्युइन इमोशन झलक रहा था। तुमने मुझे निराश नहीं किया। ये सुनते ही निंग जेंग पहले तो शॉक्ड रह गया, फिर इमोशंस के फ्लड में उसकी आंखों आंसू बहने लगे। जैसे ही उस यूजुअली स्टोइक प्रिंस ने डीपली मूव होकर धीमे से फादर विस्पर किया, मोनार्क ने अपनी कमांडिंग प्रेजेंस वापस उस ब्लड सोक्ड आर्मी की तरफ मोड़ ली। उनका ऑरा अनप्रेसिडेंटेड मैजेस्टी के साथ चमक उठा जब उन्होंने लाउडली प्रोक्लेम किया कि उनमें से हर एक उनका अल्टीमेट प्राइड है, यू किंगडम की एब्सोल्यूट एस आर्मी। उनके इस मिराकुलस स्लॉटर को ऑनर करने के लिए उन्होंने ऑफिशियली उन्हें एक लेजेंडरी टाइटल दिया, द निर्वाणा आर्मी। उनकी आवाज आसमान में गूंजी, ये प्रोफेसी करते हुए कि निर्वाणा आर्मी की किस्मत में इस दुनिया को कंप्लीटली हिला देना लिखा है। उन्होंने फर्मली डिक्लेयर किया कि बैटल में इनविंसिबल और कॉन्क्वेस्ट में अनस्टॉपेबल रहना ही उनकी डेस्टिनी है। ये सुनते ही चू ऑफिशियल्स में खुशी की एक लहर दौड़ गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, इनविंसिबल इन बैटल, अनस्टॉपेबल इन कॉन्क्वेस्ट, लॉन्ग लिव हिज मैजेस्टी, लॉन्ग लिव। इस बीच चू रैंक्स में प्रोफाउंड और पैरालाइजिंग शॉक की एक लहर दौड़ गई। जैसे ही किंग ऑफ यू टॉल खड़े हुए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी का एक टेरिफाइंगली वाइब्रेंट ऑरा प्रोजेक्ट करते हुए चू सोल्जर्स को एक हॉरिफाइंग ट्रूथ रियलाइज हुआ। तो किंग बीमार नहीं थे, उन्हें एपोप्लेक्सी नहीं हुआ था। वो शेयर डिसबिलीफ में हाफने लगे, ये रियलाइज करते हुए कि मोनार्क शुरू से ही फ्लॉलेसली एक्टिंग कर रहे थे। किंग ऑफ चू का चेहरा प्योर अनअडल्टरेटेड फ्यूरी के मास्क में ट्विस्ट हो गया। अपने राइवल की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली पॉइंट करते हुए वो वायलेंटली दहाड़े और डिमांडिंग टोन में पूछा कि क्या निंग युआंगशियन की बीमारी और उनकी एलीट हैवी कैवलरी की क्रशिंग डिफीट एक डीपली प्रीमेडिटेटेड डिसेप्शन था। उसने गुस्से से निंग युआंगशियन से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम इल नहीं हो। एक परफेक्टली रिलैक्स्ड पॉस्चर और मॉकिंग स्माइल के साथ किंग ऑफ यू ने उस फियर्स एक्यूजेशन को प्लेफुली डिफ्लेक्ट कर दिया। ब्रदर किंग, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने ड्रिपिंग सार्केज्म के साथ रिप्लाई किया, मैं सच में बीमार हूं, वाकई ग्रेवली इल हूं। किंग ऑफ चू ने वायलेंटली अपने दांत पीसे, उनका इनर प्राइड एंटायरली शैटर हो चुका था। उन्होंने बिटरली रिफ्लेक्ट किया कि अपने 30 साल से ज्यादा के रेन में उन्होंने कभी ऐसी प्रोफाउंड और सोल क्रशिंग ह्यूमिलिएशन सफर नहीं की थी, और डार्कली रियलाइज किया कि किंग ऑफ वू ने भी कुछ महीने पहले एग्जैक्ट यही डिस्पेयर फील किया होगा। बैटलफील्ड का एब्सोल्यूट कंट्रोल सीज करते हुए किंग ऑफ यू ने रिमेनिंग 10,000 से ज्यादा की चू आर्मी को इमीडिएटली 20 ली तक विड्रॉ करने का कमांड दिया। जैसे ही डिफीटेड जनरल ने बिटरली कंप्लाई किया, आर्बिटर रूथलेसली उस ब्लडी कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड क्लॉज की तरफ बढ़ा। किंग ऑफ चू को पर्सनली पब्लिक कन्फेशन ईडिक्ट पढ़ना होगा। शेन लैंग की आंखों में क्रूअल सैटिस्फैक्शन की एक चमक दिखाई दी। वो इंटरनली उस डिलिशियस साइकोलॉजिकल टॉर्चर को एंजॉय कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने एरोगेंट राइवल को मिट्टी खाने पर मजबूर कर दिया था और उसे पब्लिकली मीठा बोलने पर फोर्स किया। किंग ऑफ चू सोचने लगे क्या उसे क्राउन प्रिंस को एडिक्ट पढ़ने को बोलना चाहिए, फिर अपनी ही बात को काटते हुए कहने लगे, नहीं, इससे लोग मुझे और ज्यादा मॉक करेंगे और बोलेंगे ये एक किंग की ड्यूटी है और मैं क्राउन प्रिंस को करने को बोल रहा हूं। वो मजाक उड़ाएंगे। ये बोलते हुए कि किंग को थ्रोन बस क्राउन प्रिंस को दे देना चाहिए। वो परफेक्टली जानते थे कि सिर्फ डिफीटेड लूजर को ही इसे पढ़ना होगा, जो पूरी दुनिया के सामने एक प्रोफाउंड पब्लिक कन्फेशन होगा कि पिछली बॉर्डर वॉर में गलती एंटायरली उन्हीं की थी। उस स्क्रोल को घूरते हुए किंग ऑफ चू को एब्सोल्यूट रिवल्शन का एक सर्ज फील हुआ। उन्होंने फ्यूरियसली उस डॉक्यूमेंट की शेयर लेंथ को लेकर कंप्लेन किया, वायलेंटली उस जीनियस को गालियां देते हुए जिसने मिनिस्ट्री ऑफ राइट से इतने मिलिशियसली फ्लावरी वर्ड्स लिखे थे। हालांकि उनके अंदर एब्सोल्यूट अनविलिंगनेस आग की तरह जल रही थी, फिर भी किंग ऑफ चू को फोर्स किया गया कि वो ओबीडियंटली अपना खुद का ह्यूमिलिएटिंग कन्फेशन जोर से पढ़ना शुरू करें। आसपास खड़े वेरियस एम्पायर्स के एनवॉयज ने मेटिकुलसली उनका एक एक शब्द रिकॉर्ड किया। जले पर नमक छिड़कने के लिए यू की तरफ से एक बूमिंग आवाज ने मर्सिलेसली टॉन्ट किया, किंग ऑफ चू लाउडर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। किंग ऑफ यू उस अनपैरेलल्ड ग्लोरी में नहा रहे थे। उन्हें चू की एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन सुन एन की डिफीट या किंग ऑफ वू के झुकने से भी ज्यादा एक्सिलरेटिंग और डीपली सैटिस्फाइंग लग रही थी। किंग ऑफ चू कंप्लीटली क्रश्ड फील कर रहा था, ये सोचते हुए एज एक्सपेक्टेड मुझे ट्रिक किया गया। ये शेन लैंग और निंग युआंगशियन कितने वेनमस हैं। बिल्कुल शुरुआत से ही जिस वक्त बॉर्डर हंट शुरू हुआ, तुम दोनों मेरे साथ एक टॉय की तरह खेलना चाहते थे। तभी निंग युआंगशियन ने मिस्चीवसली ग्रिन करते हुए प्रिंस लियान से कहा, प्रिंस लियान, क्या ये वक्त नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करने का? ये पॉलिटिकल स्लॉटर तब तक कंटिन्यू रहा जब तक ग्रेट यान एम्पायर के प्रिंस लाइन उस टेरिटोरियल शिफ्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए आगे नहीं आए। अपने क्लोज फ्रेंड निंग युआंगशियन द्वारा डीपली डिसीव्ड फील करते हुए वो सोचने लगे, ये भी डेफिनेटली शेन लैंग की ही स्कीम होगी, राइट?
प्रिंस लियान ने फिर भी चू के चेहरे पर इस क्रूअल थप्पड़ को रिकॉग्नाइज। न सिर्फ किंग ऑफ चू अपनी 5000 एलीट ट्रूप्स हारा, बल्कि साथ ही अपना फेस, और अभी वो निंग युआंगशिन के कदमों में है। फिर उसने कोल्डली दोनों साइड्स को बाउंड्री मार्कर्स मूव करके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का ऑर्डर दिया। चू ऑफिशियल्स शेयर एगनी में रोने लगे, ये रियलाइज करते हुए कि उनके बूट्स के नीचे की वही जमीन, बीसली की सॉवरेन लैंड और 23 वाइटल फोर्ट्रेसेस अब इंटायरली यूए की थी। किंग ऑफ चू अभी भी कंप्लीटली डिसबिलीफ में था, बट प्रिंस लियान द्वारा ये अश्योर किए जाने के बाद कि एम्पायर की आर्मी उनकी सेफ्टी गारंटी करेगी, उस अटरली ब्रोकन किंग ऑफ चू ने आखिरकार कंप्लीट विड्रॉल का एगनाइजिंग ऑर्डर दे दिया। उस ग्रैंड थिएटर का क्लाइमैक्स तब आया जब किंग ऑफ यू उस कोलोसल रॉयल बैनर की तरफ आगे बढ़े। ऑनलुकर्स के बीच डाउट की फुसफुसाहट फैल गई। उन्होंने एक्यूरेटली नोट किया कि उस मैसिव पोल का वेट सोकैटिस से भी ज्यादा था, और क्वेश्चन करने लगे कि एक सपोजिडली ग्रेवली इल किंग भला इसे कैसे उठा पाएगा। एक एरोगेंट ऑब्जर्वर ने तो निंग जेंग पर स्नीयर भी किया, उस प्रिंस को अक्यूज करते हुए कि वो एक फ्रेल आदमी को इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स करके अपने फादर को डीपली शेम कर रहा है। अचानक किंग ऑफ यू ने फियर्सली उस मैसिव वुडन पोल को पकड़ लिया। रॉ सप्रेस्ड फिजिकल पावर के एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन के साथ, बिना किसी वीकनेस के एक सिंगल ट्रेस के, उन्होंने उस कोलोसल बैनर को आसमान में ऊंचा लहरा दिया। उन्होंने एक बूमिंग ट्रायम्फेंट हंसी जिसने जैसे पूरे आसमान को हिला दिया, और प्राउडली डिक्लेयर किया कि यू का इस तरह ग्लोरियसली जीतना बिल्कुल राइट था। ये किंग ऑफ चू के चेहरे पर एक फियर्स और रिजाउंडिंग थप्पड़ था जो पूरी दुनिया के सामने जड़ा गया था। अपनी विक्टोरियस निर्वाणा आर्मी को देखते हुए किंग ऑफ यू के थॉट्स इस अनप्रेसिडेंटेड ग्लोरी के पीछे बैठे ट्रू मास्टरमाइंड की तरफ चले गए। शेन लैंग, यू रेचिड चाइल्ड, उन्होंने एक प्रोफाउंड जॉयस स्मर्क के साथ सोचा, तुम सच में मेरे लिए हेवन का गिफ्ट हो। तुम्हारे बिना मुझे आज की यह ग्लोरी कैसे मिलती। करीब आधे घंटे का वक्त बीत गया, तब जाकर किंग ऑफ चू ने आखिरकार उस दर्दनाक लगभग 2000 शब्दों वाले कन्फेशन एडिक्ट को पढ़ना खत्म किया। उसकी रगों में गुस्सा उबल रहा था, और उसके दिमाग में एक डार्क प्रॉमिस गूंज रहा था कि वापस लौटने पर वो उस इंसान को जरूर जान से मार देगा जिसने इस ह्यूमिलिएटिंग एडिक्ट को ड्राफ्ट किया था। अब बॉर्डर हंट कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे क्लॉज को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एक मैसिव वॉर इंडेमनिटी देनी थी। किंग ऑफ चू को हार का एक भारी एहसास हुआ, और उसने खुद से सवाल किया कि क्या ये टॉर्मेंट कभी खत्म नहीं होगा, ये रियलाइज करते हुए कि उसे एक बार फिर अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। 800,000 का स्टैगरिंग सम दांव पर था। आवाजें सेरेमोनियसली गूंज उठी, किंग ऑफ चू से रिक्वेस्ट करते हुए कि कृपया गोल्ड ग्रांट करें। उसके तुरंत बाद किंग ऑफ यू को गोल्ड रिसीव करने के लिए बुलाया गया। किंग ऑफ चू ने गुस्से में अपने दांत पीसे, बिटरली नोट करते हुए कि कितनी चालाकी से उन्हीं के वर्ड्स उनके खिलाफ यूज किए गए थे। उसने डिस्पेयर में अपने आसपास देखा, सोच रहा था कि ये कौन सी जगह और कैसा मनहूस वक्त है। निंग युआंगशिन, जो किंग ऑफ यूए था, एक मॉकिंग पोलाइटनेस के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने ब्रदर किंग को गोल्ड ग्रांट करने के लिए थैंक यू कहा, और ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे ये गोल्ड एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही हो। किंग ऑफ चू ने गुस्से में थूकते हुए पूछा कि क्या किंग ऑफ यू में शर्म या प्रोप्राइटी नाम की कोई चीज बची भी है। इस इंसल्ट को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए मिनिस्ट्रीज ऑफ राइट्स और रेवेन्यू दोनों के ऑफिशियल्स आगे आए और मेटिकुलसली उस गोल्ड को काउंट करने लगे। आधे घंटे बाद पूरे 56,000 कैटीज ऑफ गोल्ड डिलीवर कर दिए गए। इस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए डेस्परेट होकर किंग ऑफ चू ने पूछा कि क्या अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया है। प्रिंस लियन की तरफ देखते हुए डिफीटेड किंग ने क्लेम किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अनाउंस किया कि वो रेस्ट करने के लिए कैंप वापस जाएगा। लेकिन उसके वहां से निकलने से पहले ही निंग युआंगशिन ठीक उसके रास्ते में आ गया। उसने मॉकिंगली किंग ऑफ चू को स्लो डाउन करने को कहा, क्योंकि स्टेयर्स बहुत हाई थे, और उसे नीचे उतरने में मदद करने की जिद करने लगा। किंग ऑफ चू को अपने आर्म पर एक आयरन ग्रिप फील हुई, और उसे रियलाइज हुआ कि यहां से बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। उसने उस पैट्रोनाइजिंग ग्रिप को रेजिस्ट किया, प्रोटेस्ट करते हुए बोला कि वो अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है कि चल न सके। उसके होठों से एक कोल्ड HMPH निकली। उसके प्रोटेस्ट के बावजूद क्राउन प्रिंस ऑफ चू और निंग युआंगशिन ने फोर्सफुली किंग ऑफ चू को सपोर्ट करके हंटिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतारा, पर्पसली उस डिफीटेड मोनार्क को वहां जमा भीड़ के सामने एक्स्ट्रा ओल्ड और फ्रेल दिखाने के लिए। डिफीटेड और ह्यूमिलिएटेड फील करते हुए किंग ऑफ चू ने बिटरली हार मान ली, और निंग युआंगशिन को हीरोइक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताते हुए उसकी तारीफ की, जबकि खुद को बूढ़ा और कमजोर बताया। निंग युआंगशिन स्मूथली मुस्कुराया और उस ग्रेस के लिए अपने ब्रदर किंग को थैंक यू कहा। प्लेटफॉर्म पर शेन लैंग की आवाजें गूंज उठीं, जो किंग ऑफ चू को एक रिस्पेक्टफुल फेयरवेल दे रही थी और उन्हें सेफ जर्नी विश कर रही थी। किंग ऑफ चू अभी एक ली से भी कम चले थे कि इस इमेंस स्ट्रेस ने आखिरकार उनके फिजिकल कंपोजर को तोड़ दिया। उनके होठों से खून का एक वायलेंट क्रिम्सन स्प्रे निकला और उन्होंने एक बड़ा सा माउथफुल ऑफ ब्लड कॉफ किया। उनके एंटोराज में तुरंत पैनिक मच गया और वो अपने कोलैप्सिंग मैजेस्टी को सपोर्ट करने के लिए उनकी तरफ भागे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ दूरी से शेन लैंग ने अपने हाथ जोड़े और आखिरी ताना मारते हुए जोर से बोला कि 7 दिन बाद उन्हें वापस आकर एक नजर देखनी चाहिए। चू ऑफिशियल्स अपनी आंखों में प्योर वेनम लिए पीछे मुड़े और शेन लैंग को कर्स करते हुए बोले कि उसके वर्ड्स किसी मरे हुए इंसान के लिए एक श्राप की तरह हैं। प्रिंस लियन ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा कि यह रिमार्क हद से ज्यादा था, नोट करते हुए कि पहले की बातों को केयरलेस समझकर माफ किया जा सकता था, पर यह हाईली डिलिबरेट था। उसने फ्यूरियसली डिमांड की और पूछा कि शेन लैंग का 7 दिन बाद वापस आने से आखिर क्या मतलब था। क्या वो इंप्लाई कर रहा है कि तब किंग ऑफ चू के फ्यूनरल राइट्स होंगे? उसने दहाड़ते हुए कहा कि शेन लैंग ओपनली दूसरे नेशन के मॉनर्क को कर्स कर रहा है। शेन लैंग ने अपने हाथ फैलाए और इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए एक्सप्लेन किया कि यह जगह पहले चू टेरिटरी थी और 7 दिन बाद सारे बाउंड्री मार्कर्स रिप्लेस हो जाएंगे। उसने क्लेम किया कि उसने तो बस किंग ऑफ चू को इस जमीन को आखिरी बार देखने के लिए इनवाइट किया था और पूछा कि इसमें भला क्या गलत हो सकता है। उसने अपना सिर झुकाया और मासूमियत से पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। प्रिंस ऑफ चू ने डिस्गस्ट में स्नीयर किया और रिमार्क दिया कि जब कोई शेमलेस हो जाता है तो वो इनविंसिबल बन जाता है। उसने थूकते हुए कहा कि शेन लैंग की थिक स्किन के सामने उसकी हर बात सही थी और वो लोग उससे बहस ही नहीं कर सकते थे। अपनी स्लीव झटकते हुए उसने अपने आदमियों को वहां से चलने का ऑर्डर दिया। बाद में यूए कैंप के अंदर माहौल एक ट्रायम्फेंट प्लानिंग में बदल चुका था।
ज़ोंग याओ फॉर्मली अपने घुटनों पर बैठा और डिक्लेयर किया कि हिज मैजेस्टी की निर्वाणा आर्मी सच में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कहलाने के लायक थी। निंग युआंगशन ने अपने कमांडर की तरफ देखा और पूछा कि ज़ोंग याओ को उसकी निर्वाणा आर्मी कैसी लगी। फिर उसने थोड़ा और प्रेस किया और ज़ोंग याओ से पूछा कि उन्हें एग्जैक्टली कितना मिलिट्री फंडिंग देना बाकी है। ज़ोंग याओ ने रिस्पेक्टफुली 950,000 गोल्ड कॉइन्स का सम रिपोर्ट किया। बिना एक सेकंड सोचे निंग युआंगशन ने ली सन को ऑर्डर दिया कि वो पूरे 950,000 गोल्ड कॉइन्स सीधे ग्रैंड मार्शल ज़ोंग को एलोकेट कर दे। वो यहीं नहीं रुका, उसने तुरंत फ्यूचर मिलिट्री फंडिंग के रूप में और 350,000 गोल्ड कॉइन्स एलोकेट करने का ऑर्डर दे दिया। ज़ोंग याओ ने डीप बो किया और हिज मैजेस्टी को इस ग्रेट फेवर के लिए थैंक यू कहा। निंग युआंगशन का एक्सप्रेशन एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट के साथ डार्क हो गया जब उसने नोट किया कि किंग ऑफ चू अपनी सारी इज्जत खो चुका है। उसने प्रिडिक्ट किया कि एक बार जब लॉर्ड जुन साउथ में अपनी पावर कंसोलिडेट कर लेंगे तो वो ह्यूमिलिएटेड किंग ऑफ चू पक्का एक फ्रेंजीड वॉर शुरू करेगा। उसने फर्मली कहा कि जब वो वक्त आएगा तब ज़ोंग फैमिली आर्मी को उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा। थोड़ा और करीब आते हुए निंग युआंगशन ने धीरे से बात की और ब्रदर ज़ोंग याओ से एडमिट किया कि भले ही उनके बीच पर्सनल बॉन्ड कम था, पर उसे अच्छे से याद है कि इतने सालों में ज़ोंग याओ ने कभी भी एक मिनिस्टर के रूप में अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं की। उसने एक्नॉलेज किया कि वो जानता है निंग यी और निंग क्यूआई आजकल ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। किंग की आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट आ गई जब उसने प्रॉमिस किया कि वापस लौटने पर वो उन्हें सप्रेस कर देगा। उसने डिक्लेयर किया कि वो अभी गिरा नहीं है और फैमिली के स्प्लिट होने का वक्त अभी नहीं आया है। उसने फ्यूचर की एक ग्रिम पिक्चर पेंट की, वार्न करते हुए कि अगला वॉर 3 किंगडम्स का हो सकता है या शायद 4 का। उसने एस्टिमेट लगाया कि इन कंबाइंड आर्मीज की तादाद इजीली 400,000, 500,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। उसने जोर देकर कहा कि ये आने वाला बैटल सिर्फ निंग क्लैन की नहीं बल्कि ज़ोंग क्लैन की किस्मत भी डिसाइड करेगा। उसने ये डेवस्टेटिंगली क्लियर कर दिया कि अगर वेस्टर्न फ्रंटियर उनके हाथ से निकल गया तो यूए के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ज़ोंग फैमिली पूरी तरह अनाइलेट हो जाएगी। उसने अपने मार्शल से आंखें मिलाई, ग्रिमली कहते हुए कि उनकी किस्मत एक साथ ऊपर उठती है और एक साथ ही नीचे गिरती है। फियर्स लॉयल्टी से भरकर ज़ोंग याओ ने कसम खाई कि वो मरते दम तक अपना बेस्ट देगा। सैटिस्फाई होकर निंग युआंगशन ने अपना हाथ हिलाया और कहा कि बस इतना काफी है और अब उसे रेस्ट करना चाहिए, जिससे ज़ोंग याओ को वहां से जाने की परमिशन मिल गई। ज़ोंग याओ ने एक आखिरी बो किया, हिज मैजेस्टी को अच्छे से रेस्ट करने की विश की और वहां से निकलने लगा। जैसे ही ज़ोंग याओ मुड़ा, निंग युआंगशन ने कैजुअली पूछा कि ब्रदर ज़ोंग याओ निंग ज़ेंग के बारे में क्या सोचते हैं। ज़ोंग याओ रुका और हेजिटेटिंगली पूछा कि क्या हिज मैजेस्टी का इरादा निंग ज़ेंग को एक स्पेसिफिक पाथ पर ले जाने का है। पर निंग युआंगशन ने तुरंत हाथ हिलाकर बात काट दी और कहा कि इस बात को भूल जाओ और ऐसे एक्ट करो जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। अगले ही दिन निंग युआंगशन ने एक ग्रैंड एडिक्ट इशू किया जिसमें रॉयल प्रोसेशन को कैपिटल वापस लौटना शुरू करने का कमांड दिया गया। एक प्राइवेट कैरेज के अंदर निंग युआंगशन शेन लैंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने यंग मास्टर की तारीफ करते हुए डिक्लेयर किया कि उसकी स्किल बिल्कुल डिवाइन थी, जिसने किंग को ऑ में डाल दिया और उसे अटली डैजलिंग बताया। शेन लैंग ने अपने हाथ क्रॉस किए और हिज मैजेस्टी से पूछा कि क्या वो लॉजिकली और प्लेनली बात कर सकते हैं। उसने कन्फेस किया कि किंग जिस तरह से बातें करते हैं उसे हमेशा लगता है जैसे उसे किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा हो। निंग युआंगशन ने अपना सिर पीछे किया और जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसने ग्लीफुली कन्फेस किया कि पिछले 20 सालों में कल का दिन उसके लिए सबसे एक्सिलरेटिंग और सैटिस्फाइंग दिन था। उसने फियर्सली ग्रिन किया, ये इमेजिन करते हुए कि जब उनकी ट्रायम्फ की न्यूज दुनिया में फैलेगी तो सब कितने शॉक होंगे। उसके थॉट्स कोर्ट के उन ट्रेचरस मिनिस्टर्स की तरफ चले गए जो सोचते थे कि उसे स्ट्रोक आ गया है और जो क्राउन प्रिंस या थर्ड प्रिंस को सपोर्ट करने भागे थे। उसने रिकाउंट किया कि कैसे क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी यही सोचते थे कि वो बेड रिडन है, जिस वजह से उन्होंने रॉयल अथॉरिटी को डिसरिगार्ड किया, हर बॉटम लाइन को ट्रैम्पल किया और यहां तक कि यूके इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाया। किंग के चेहरे पर एक सैविज स्मर्क आ गई जब उसने कहा कि अब वो सच में उन सब की शक्ल देखना चाहता है। वो थोड़ा आगे झुका, उस लड़के से कहते हुए कि उसकी वजह से उसने एक बार फिर एक अनपैरेलल्ड फीट अचीव किया है। शेन लैंग ने प्लेफुली सॉवरेन को कुछ वर्ड सिखाने का ऑफर दिया और उन फ्रेजेस को अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करने लगा। सॉवरेन चकल करने लगे। उन्होंने अग्री किया और नोट किया कि उसने वो वर्ड सीख लिए हैं, उस रेपिटेशन को काफी इंटरेस्टिंग बताते हुए। बिजनेस की बातों पर आते हुए शेन लैंग ने हिज मैजेस्टी से पूछा कि क्या उनके बीच पहले से एक डील फिक्स नहीं हो चुकी थी। निंग युआंगशन ने एक्नॉलेज किया कि यंग मास्टर शेन ने इस बार ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और डायरेक्टली पूछा कि उसे कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। किंग ने कंफर्म किया कि क्योंकि वो जीत गए हैं इसलिए वो निंग ज़ेंग के थ्रोन के क्लेम को रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी आर्मी में 5,000 सोल्जर्स एक्सपैंड करेगा और उसे ग्रैंड कमांडर ऑफ टीएनयू अपॉइंट करेगा। हालांकि निंग युआंगशन ने क्लैरिफाई किया कि ये टर्म्स तो पहले से ही अग्रीड थे और वो अभी भी शेन लैंग को एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना चाहता था। उसने शेन लैंग को बोलने के लिए अर्ज किया, प्रॉमिस करते हुए कि जो भी उसके पास है वो उसे दे सकता है। शेन लैंग ने स्लाइली स्माइल किया और बोला कि अगर ऐसी बात है तो वो पोलाइट बनने का नाटक नहीं करेगा। बिना एक बीट मिस किए उसने बोल्डली किंग से उसके लिए एक दुग्धम ग्रांट करने की रिक्वेस्ट की। निंग युआंगशन की आंखें शेयर डिसबिलीफ में फैल गईं और उसने दुग्धम वाली रिक्वेस्ट को रिपीट किया। उसने यंग मास्टर शेन से कहा कि वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाई सोचता है। किंग ने केयरफुली एक्सप्लेन किया कि ग्रेट यान एम्पायर में जिन लोगों के सरनेम्स अलग होते हैं उन्हें स्ट्रिक्टली ड्यूकडम्स ग्रांट नहीं किए जा सकते। उसने ऐड किया कि नीचे के किंगडम्स में ये लगभग एक आयरन लॉ था कि आउटसाइडर्स को ड्यूक्स नहीं बनाया जा सकता। उसने शेन लैंग को याद दिलाया कि पूरे यू में सिर्फ एक ही डिफरेंट सरनेम वाला ड्यूक था और वो था बियन शाओ। किंग ने एम्फसाइज किया कि बियन शाओ का मेरिट एसेंशियली पूरे यूए किंगडम को बचाने जैसा था। अचानक निंग युआंगशन को रियलाइजेशन हिट हुआ और उसने पूछा कि क्या शेन लैंग एक्चुअली में ये दुग्धम निंग ज़ेंग के लिए मांग रहा था। शेन लैंग ने रीजन देते हुए कहा कि यहां तक कि 4th प्रिंस निंग ज़ेंग भी एक ड्यूक है, जबकि 5th प्रिंस सिर्फ एक मार्की है, जो उसके हिसाब से काफी खराब लगता था। निंग युआंगशन ने आहें भरते हुए अपना सिर हिलाया और बड़बड़ाता रहा कि निंग ज़ेंग कितना लकी है कि उसे शेन लैंग जैसा दोस्त मिला।
शेन लैंग ने अपना आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रखा, हिज मैजेस्टी से कहते हुए कि अगर प्रिंस निंग जेंग थ्रोन क्लेम करना चाहते हैं तो एट द वेरी लीस्ट उनका टाइटल बाकी प्रिंसेस के इक्वल होना चाहिए। किंग ने काउंटर किया कि शेन लैंग कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है, पॉइंट आउट करते हुए कि निंग जेंग तो कुछ महीने पहले ही मार्की प्रमोट हुआ था। उसने वार्न किया कि अगर निंग जेंग अचानक से ड्यूक बन गया तो ये उनके डेलिकेट बैलेंस को बुरी तरह अपसेट कर देगा। निंग युआंगशन ने शेन लैंग को दूसरी कंडीशन चूज करने का ऑर्डर दिया, प्रॉमिस करते हुए कि जब तक वो उसकी पावर में है वो उसे ग्रांट जरूर करेगा, लेकिन उसने स्ट्रिक्टली एक कैविएट ऐड किया, ये सोली शेन लैंग के खुद के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। शेन लैंग ने प्लेफुली अपनी चिन रब की, सोचने लगा कि ऐसी क्या चीज है जो वो खुद के लिए चाह सकता है। उसने ड्रामेटिकली अपनी करंट ब्लेसिंग्स को लिस्ट करना शुरू किया, क्लेम किया कि उसके पास ऑलरेडी मनी, पावर, वेल्थ और आसपास ब्यूटीफुल वुमेन है, और लाउडली वंडर करने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो अब भी बाकी है। उसने हिज मैजेस्टी की तरफ देखा और श्रग करते हुए बोला कि उसे जेन्युइनली लगता है कि उसे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। निंग युआंगशन ने अपने टेम्पल्स मसाज किए, अंदर ही अंदर मौन करते हुए कि ये छोकरा सच में मार खाने के लायक है। एक स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन ने सॉवरेन को हिट किया और उसने एक नया आइडिया प्रपोज किया, पूछा कि वो जिन मुकोंग की शादी करवा सकते हैं। शेन लैंग कैजुअली एग्री हो गया और सॉवरेन से पूछा कि जिस पर भी उसकी नजर है उसे बता दे, प्रॉमिस करते हुए कि जो भी होगी वो उसकी शादी जिन मुकोंग से करवा देगा। शेन लैंग ने अपने हाथ ताली बजाकर जोड़े, खुशी से चमकते हुए कि शायद ये आइडिया काम आएगा। उसने अपनी बात आगे रखी, एक्सप्लेन करते हुए कि वो बेचारा करीब 20 साल का होने वाला है और अभी तक सिंगल है। उसने हिलेरियसली रिवील किया कि कभी कभी जिन मुकोंग ब्लैंकेट के अंदर छुपकर बाउंडलेस रोमांस के इलस्ट्रेटेड वर्जन्स पढ़ता रहता है, जो कि काफी पिटफुल लगता है। अपना सीना फुलाते हुए शेन लैंग ने डिक्लेयर किया कि उसका ब्रदर इन लॉ होने के नाते ये उसकी एक सॉलम ड्यूटी है कि वो उसके लिए एक मैच ढूंढे। उसने आगे झुककर एक कंस्पिरेटोरियल विस्पर में बताया कि उसने सुना है प्राइम मिनिस्टर जू होंगजू की एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम जू निंग है। उसने उसकी खूब तारीफ की, उसे जेंटल, ब्यूटीफुल, मॉडेस्ट, वर्चुअस और एक टॉप टियर टैलेंट बताया। उसने किंग से आंखें मिलाई और पूछा कि हिज मैजेस्टी उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही उसने जू निंग का नाम सुना, निंग युआंगशन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसने फ्रैंटिकली एक्सप्लेन किया कि वो सच में कैपिटल की नंबर 1 टैलेंटेड वुमन है। उसने उसे जू होंगजू का एब्सोल्यूट ट्रेजर बताया, उनका प्यारा मोती जो यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल स्टडी का काम भी मैनेज करती थी। किंग ने उसकी ब्रिलियंस पर जोर दिया, नोट करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के लेटर्स और एसेज में से ज्यादातर वही ड्राफ्ट करती थी। उसने उसके फॉर्मिडेबल स्टैट्स लिस्ट किए। वो 19 ईयर्स की थी, एक हाईली प्रेस्टीजियस फैमिली से थी और उसके सूटर्स नदी में मछलियों जितने थे। किंग ने इनक्रेजुलसली पॉइंट आउट किया कि उसने पहले से ही दर्जनों स्कॉलर्स को रिजेक्ट कर रखा है, जिसमें एक टॉप ग्रेजुएट भी शामिल था। उसने रिकाउंट किया कि कैसे इंपीरियल एग्जाम्स पास करने के बाद कई यंग टैलेंट्स उससे मिलने आए थे, सिर्फ 1 घंटे के अंदर बुरी तरह डिफीट होने के लिए, जिसने उसे जीतना एक्सट्रीमली मुश्किल बना दिया था। निंग युआंगशन ने शेन लैंग को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो, चिल्लाते हुए कहा कि शेन लैंग चाहता था कि वो लड़की जिन मुकोंग से शादी करे। किंग ने उस फेलो के बारे में धीरे से ग्रम्बल किया। वहां एक भारी साइलेंस छा गई जब निंग युआंगशन को रियलाइज हुआ कि वो अपने ही ट्रैप में फंस चुका है। उसने शेन लैंग की पहली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, ना ही दूसरी, और अगर वो फिर से रिफ्यूज कर देगा तो वो एक एल्डर के तौर पर काफी पेटी लगेगा। उसने उस मौकरी को इमेजिन किया जो उसे फेस करनी पड़ेगी अगर उसने ये तक नहीं दिया। सोचने लगा कि ऐसे में वो कैसा किंग कहलाएगा। अपने हाथ हवा में उछालते हुए हार मानकर निंग युआंगशन आखिरकार मान गया। आहें भरते हुए बोला कि ठीक है, वो इसमें ट्राई करेगा। उसने एक फर्म प्रॉमिस किया कि एक बार जब वो कैपिटल वापस लौट जाएंगे तो वो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर जू के घर जाएगा और जिन मुकोंग के लिए मैरिज प्रपोज करेगा। निंग युआंगशन ने एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर ही अंदर खुद से पूछा कि आखिर उसने अचानक ऐसी बात क्यों बोल दी। उसे रियलाइज हुआ कि इस बार मैरिज प्रपोज करने जाना डेफिनेटली एक ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस होगा। एक फीकी हंसी के साथ शेन लैंग ने जिन मुकोंग के बारे में सोचा, नोट करते हुए कि एक ब्रदर इन लॉ होने के नाते वो पहले ही अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दे चुका था। सॉवरेन सोचने लगे आखिरकार, कहां वो ब्रिलियंट जू निंग और कहां वो सिंपल सा जिन मुकोंग। कॉन्वर्सेशन को शिफ्ट करते हुए किंग निंग युआंगशन ने शेन लैंग को बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया। किंग ने नोट किया कि ये निर्वाणा आर्मी कितनी पावरफुल थी और ईगली पूछा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने और सोल्जर्स को ट्रेन किया जा सकता है। शेन लैंग ने हिज मैजेस्टी की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सच में सच्चाई जानना चाहते हैं। जब किंग ने एंथुजियास्टिकली हाँ कहा तो शेन लैंग ने हार्श रियलिटी बताई कि अब और किसी को ट्रेन नहीं किया जा सकता। उसने एक्सप्लेन किया कि जिन फैमिली का सारा टॉप ग्रेड स्टील उसके एफर्ट्स में पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है। इन 2000 से ज्यादा आदमियों वाली इस सिंगल निर्वाणा आर्मी के लिए शेन लैंग ने रिवील किया कि उसने लगभग सेवरल 100,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च कर दिए थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेंस को सुनकर किंग की आंखें शौक में फटी की फटी रह गईं। उन्होंने एडमिट किया कि सोचा तो था ये कॉस्टली होगा, पर कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इस एक्सट्रीम एक्सटेंट तक होगा। शेन लैंग ने आगे कहा कि नेचुरली अगर उनके पास इनफ टाइम होता तो वो अभी भी 3000 हेवी आर्मर्ड मोडाओ सोल्जर्स ट्रेन कर सकता था। हालांकि उसने हिज मैजेस्टी से सवाल किया, पॉइंट आउट करते हुए कि किंग इस आर्मी को आने वाले सुपर वॉर को फेस करने के लिए यूज करना चाहते थे। जब निंग युआंगशन ने कंफर्म किया कि एग्जैक्टली यही उसका प्लान था तो शेन लैंग ने इसे कंप्लीटली इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर दिया। उसने डिटेल में बताया कि उसकी जिन फैमिली के वर्कशॉप्स को उतना टॉप ग्रेड स्टील प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 1 और साल चाहिए। फर्दरमोर उसने वार्न किया कि भले ही ये निर्वाणा आर्मी खुले मैदानों में इनविंसिबल थी, पर ननो किंगडम के बैटलफील्ड में एंटर करते ही उनकी पावर ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी। उसने ननो को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि वहां सिर्फ फॉरेस्ट्स और रिवीन्स हैं और वहां का टेरेन इतना नैरो और क्रैम्प्ड है कि ऐसे सुपर हैवी आर्मर्ड ट्रूप्स वहां अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि शेन लैंग ने कॉन्फिडेंटली हिज मैजेस्टी को एश्योर किया कि वो ऑलरेडी निर्वाणा आर्मी का नेक्स्ट बैच ट्रेन करने की प्रिपरेशन कर रहा था। किंग ने ईगली उसे बोलने का ऑर्डर दिया।
शेन लैंग ने इलैबोरेट किया कि निर्वाणा आर्मी का ये सेकंड बैच अब भी हेवन डिफाइंगली स्ट्रांग होगा, पर वो अब मोडाओ सोल्जर्स नहीं होंगे। इसकी जगह वो माउंटेन जंगल ट्रूप्स होंगे जो ननू बैटलफील्ड के लिए परफेक्टली सूटेड होंगे। ये करीब 3000 हाईली मोबाइल और एक्सट्रीमली एजाइल आर्चर्स होंगे। किंग ने थ्योरियां चढ़ाई, ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या 3000 आदमियों का आर्चर यूनिट थोड़ा ज्यादा कम नहीं है, जिससे बैटल का कोर्स चेंज करना हार्ड होगा। शेन लैंग की आंखों में एक कनिंग चमक आई जब उसने हिज मैजेस्टी से पूछा कि कैसा रहेगा अगर हर आदमी एक 2 स्टोन बो यूज करे जो दर्जनों या सैकड़ों एरोज शूट कर सके, वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। निंग युआंगशन हकलाते हुए बोले कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रेजेंट में ग्रेट यान एम्पायर के सबसे एलीट आर्चर यूनिट्स भी सिर्फ 1 स्टोन बोज यूज करते हैं और 1.5 स्टोन्स तो एक्सक्लूसिवली शार्प शूटर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। 3000 आदमियों का एक साथ 2 स्टोन बोज यूज करने का ख्याल उस मॉनक के लिए सिंपली आउटरेजस था। फिर भी किंग उस डेवस्टेटिंग पोटेंशियल के बारे में सोचने लगा कि अगर शेन लैंग की बात सच हुई तो क्या होगा। उसने कैलकुलेट किया कि एक 1 स्टोन बो की इफेक्टिव किलिंग रेंज करीब 150 पेसेस थी, जबकि एक 2 स्टोन बो की इफेक्टिव रेंज कम से कम 250 पेसेस होती है। उस डिस्टेंस से प्रिसीजन के साथ हंड्रेड्स ऑफ एरोज शूट करने का मतलब था कि चाहे वो किसी भी आर्मी को फेस करें, वो उनके कंप्लीटली टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किंग ने रीजन दिया कि एक 2 स्टोन बो से हंड्रेड्स ऑफ एरोज शूट करने के लिए ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जो निर्वाणा आर्मी के मोदाओ सोल्जर्स के पास भी नहीं थी, और यह ऐड किया कि ऐसे सुपर स्ट्रांग बोस को मास प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल था। उन्होंने इंसिस्ट किया कि भले ही किसी की आर्म स्ट्रेंथ 500 जिन हो, वो एक 2 स्टोन बो से ऐसी 100 एरोज शूट नहीं कर सकता जिसका इक्वेशन 200 पाउंड से ज्यादा के सुपर स्ट्रांग बो के बराबर होता है। शेन लैंग ने नोट किया कि इस दुनिया के बोज सभी वुड से बने थे और उनकी ऐसी स्ट्रेंथ तक पहुंचना हार्ड था। उन्होंने हिस्टोरिकली रेफरेंस देते हुए बताया कि कैसे इंग्लिश लॉन्ग बो एक पूरे यू ट्री से बनता था, जो हैवी 1.5 मीटर शॉर्ट बोज से लेकर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते थे। उसने नॉर्मल बोज का फेटल फ्लॉ एक्सप्लेन किया, कोई जितना पीछे खींचता उसे उतनी ही ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती, और एक बार फुली ड्रॉ होने के बाद पीक फोर्स को मेंटेन करना हार्ड हो जाता, जिसकी वजह से एम करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता था। शेन लैंग ने एक उंगली उठाई, काउंटर करते हुए बताया कि उसने जो डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है वो एक मॉडर्न कंपाउंड बो है। उसने रिवील किया कि ये 2 स्टोन पावर प्रोवाइड करने के लिए हाई टफनेस स्टील से बना था, जिसमें पुली मैकेनिज्म्स यूज किए गए थे जो सीमलेसली आर्चर के एफर्ट को सेव करते थे। उसने एक्सप्लेन किया कि पुली सिस्टम एक लेवर की तरह एक्ट करता है जो ट्रेडिशनल बोज की उस प्रॉब्लम को इंटायरली अवॉइड कर देता है जहां मैक्सिमम ड्रॉ फोर्स होल्ड करना और एम करना इम्पॉसिबल बना देती थी। इसका मतलब था कि उनके आर्चर्स काफी कम एफर्ट के साथ और भी ज्यादा एक्यूरेटली शूट कर सकते थे। मोर ओवर, शेन लैंग ने हाईलाइट किया कि उसके लोग जिनके पास ब्लड लाइन्स नहीं थे, उनके पास ठहरे हुए पानी जैसे दिल थे जो उन्हें इंटेंसली फोकस्ड और सेंसिटिव बनाते थे। उसने ये टेरिफाइंग क्वेश्चन पूछा कि उनका असर कैसा होगा जब वो खुद को स्ट्रिक्टली आर्चरी प्रैक्टिस करने में डिवोट कर देंगे। जब उन 3000 लोगों को 2 स्टोन सुपर स्ट्रांग बोज और हाई कार्बन स्टील एरोहेड से इक्विप कर दिया जाएगा तो उसकी लिथैलिटी एस्टॉनिशिंग होगी। किंग में बड़बड़ाता हुआ रियलाइज करने लगा कि बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी 3000 आदमियों वाली आर्चर फोर्स लगभग किसी भी आर्मी के लिए एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर होगी। शेन लैंग के इस मैकेनिक्स को क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद निंग युआंगशन ने अर्जेंटली पूछा कि इस सेकंड निर्वाणा आर्मी को रेडी होने में कितना वक्त लगेगा। शेन लैंग ने एस्टिमेट लगाया कि इसमें कम से कम आधे साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। किंग का चेहरा लटक गया। वो मर्मरिंग करते हुए बोले कि जून उन्हें आधा साल नहीं देगा, बल्कि उनकी किस्मत डिसाइड करने वाली बैटल आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इरप्ट हो जाएगी। शेन लैंग ने तब टैक्टफुली मेंशन किया कि उसने सुना था कि किंग ने उसकी खातिर हिडन युआन सोसाइटी से आने वाले एक मैसिव लोन को रिफ्यूज कर दिया था। जब किंग ने एक ग्रंट के साथ इसे कंफर्म किया तो शेन लैंग ने पूछा कि एग्जैक्टली उनके पास कितने पैसों की कमी है। किंग ने कन्फेस किया कि उन्हें करीब 3 से 4 मिलियन की कमी है। बिना एक बीट मिस किए शेन लैंग ने बोल्डली हिज मैजेस्टी के लिए आधे महीने के अंदर 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स अर्न करने का प्रपोज रखा। किंग ने स्कॉफ किया, पूछते हुए कि क्या शेन लैंग फिर से हेवनली डाउ सोसाइटी के सामने पैसों की भीख मांगना चाहता है, वार्न करते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी एक एस्ट्रोनॉमिकल सम उधार दिया हुआ है और उन्हें आगे फोर्स करने से रिलेशंस ब्रेक हो सकते हैं। मॉनक ने स्टर्नली शेन लैंग को वार्न किया कि वो दूसरों को उनकी लिमिट से बाहर की चीजें करने को ना कहे, नोट करते हुए कि ये सिर्फ पहला बैच था मिलिट्री एक्सपेंसेस का। शेन लैंग मुस्कुराया, क्लैरिफाई करते हुए कि वो इस पैसे को अर्न करने की बात कर रहा है बिना हेवनली डाउ सोसाइटी से पूछे और बिना युआन सोसाइटी से पूछे। उसने एक स्टैगरिंग वेजर रखी। आधे महीने के अंदर वो 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का नेट प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल रहा तो किंग को प्रिंस निंग झेंग को एक प्रेस्टिजियस टाइटल ड्यूक ग्रांट करना होगा। किंग बुरी तरह बिविल्डर्ड थे, क्योंकि दोनों मेजर सोसाइटीज पर रिलाई किए बिना आधे महीने में 3 मिलियन गोल्ड कॉइन्स अर्न करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने अंदर ही अंदर ये रिजॉल्व किया कि वो मिलिट्री एक्सपेंस को सिक्योर करने का रास्ता खुद निकालेंगे, ये फील करते हुए कि सब कुछ शेन लैंग के कंधों पर डाल देना ठीक नहीं होगा। इस बीच जब मॉनक कैपिटल से सैकड़ों मील दूर थे, बॉर्डर हंट के उन शॉकिंग रिजल्ट्स की न्यूज आग की तरह पूरे किंगडम में फैल चुकी थी। पहले तो किसी भी ऑफिशियल या आम जनता ने इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने वाइल्डली क्वेश्चन किया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आर्ग्यू करते हुए कि शेन लैंग के वो 2000 न्यू ट्रूप्स कंप्लीट ट्रैश थे जिन्होंने सिर्फ कुछ महीनों के लिए ट्रेन किया था। वो ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि इन आदमियों ने चू की 5000 एलीट्स की फौज को सिर्फ एक सिंगल मूव में कैसे डिफीट कर दिया। लेकिन जैसे ही विक्ट्री की न्यूज डेफिनेटिवली कंफर्म हुई, वहां वाइल्ड स्पेकुलेशंस उठने लग गए। लोग सोचने लगे कि क्या शेन लैंग ने कोई डार्क ट्रिक यूज की है या फिर किंग ऑफ चू ने पर्पसली उन पर नरमी दिखाई है। उन्होंने क्लेम किया कि वरना अगर नदियां पीछे की तरफ बहने लगें और सूरज ईस्ट से सेट हो
तब भी यू का जीतना स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल था। फिर भी वो टेरिफाइंग रिपोर्ट्स लगातार और ज्यादा सर्टन और इनक्रेडिबली प्रिसाइज होती जा रही थीं। ये डिटेल आई थी कि शेन लैंग के वो 2000 निर्वाणा न्यू ट्रूप्स न सिर्फ जीते थे, बल्कि उन्होंने चू के फाइनेस्ट 2000 मार्शल सोल्जर्स और 3000 हैवी कैवलरी को लगभग पूरी तरह अनाहिलेट कर दिया था। ऑफिशियल्स का चेहरा फीका पड़ गया। वो हकलाते हुए पूछने लगे कि क्या शेन लैंग कोई गॉड है और आखिर उसने ये सब कैसे किया, विस्परिंग करते हुए कि ये सब कंप्लीटली टेरिफाइंग था। इस अर्थ शैटरिंग न्यूज के फैलने के बाद कैपिटल में सबसे पहला इमीडिएट रिएक्शन ये हुआ कि क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस निंग क्यूई के बीच चल रही बिटर फैक्शनल स्ट्रगल तुरंत बंद हो गई। अचानक से वो सो कॉल्ड ग्रेन रीसेल केस और मिलिट्री फंड्स के एम्बेजलमेंट का मुद्दा कंप्लीटली हवा में गायब हो गया। रॉयल कोर्ट में उन दोनों राइवल प्रिंसेस ने इमीडिएटली एक सिकनिंगली परफेक्ट ब्रदरली हार्मनी दिखानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद किंग निंग युआंगशियन एब्सोल्यूट ट्रायम्फ में कैपिटल लौटे। लोगों की वेलकम शाउट्स पूरी सड़कों पर गूंज उठीं क्योंकि मैसेज हिज मैजेस्टी को देखने के लिए जमा थे। भीड़ के बीच विस्पर्स गूंज उठीं, ये सवाल पूछते हुए कि क्या किंग ने सच में अपनी यूथ वापस पा ली है जैसे कि रूमर्स थे, और पॉइंट आउट करने लगे कि उन्हें तो डेथली इल होना चाहिए था। कई लोगों ने लाउडली सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया कि वो कभी बीमार थे ही नहीं। वो ईगरनेस से देखना चाहते थे कि हिज मैजेस्टी आखिर अब कैसे दिख रहे हैं। एक बूमिंग प्रेजेंस के साथ बाहर आते हुए किंग ने सबको कमांड किया कि वो अपने सिर उठाएं और उनकी तरफ अच्छे से देखें। क्राउड उन्हें वैसा ही देखकर कंप्लीटली स्टंट थी जैसा वो बीमार ना होने से पहले दिखते थे, जिनसे एक टेरिफाइंग और ऑ इंस्पायरिंग मैजेस्टी रेडिएट हो रही थी। एक ऑफिशियल ने धीरे से कर्स दी, ये रियलाइज करते हुए कि जिस किसी ने भी कहा था कि हिज मैजेस्टी को स्ट्रोक आया है वो कंप्लीटली फूल था और ये बस एक फेंट इलनेस थी, नोट करते हुए कि वो बिल्कुल भी एक स्ट्रोक विक्टिम जैसे नहीं लग रहे थे। एक और ऑफिशियल कांपने लगा, विस्परिंग करते हुए बोला कि हिज मैजेस्टी और शेन लैंग ने मिलकर फिर से लोगों को ट्रिक देने के लिए टीम अप किया है। उनका ओरिजिनल प्लान किंग ऑफ चू को ट्रिक करने का था, पर एंड में उन्होंने रूथलेसली अपने ही मिनिस्टर्स को धोखा दे दिया। किंग ने अपनी कोल्ड गेज उस नीलिंग कोर्ट पर फेरी, पूछा कि क्या उन्हें अब उससे फियर फील हो रहा है और उससे पहले वो लोग कैसे थे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि अब वो पूरी तरह थ्रोन पर वापस आ गए हैं। उन्होंने उनकी गद्दारी पॉइंट आउट की, स्टेट करते हुए कि जब से वो बीमार पड़े थे बहुत से लोग गवर्नेंस में आलसी हो गए थे क्योंकि वो उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अब जब उनकी बॉडी बेहतर हो गई थी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो चीजों को ऐसे ही अनचेक नहीं छोड़ सकते। अपनी रिस्ट को हिलाकर उन्होंने कोल्डली गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि क्रिमिनल्स को लिस्ट के मुताबिक अरेस्ट करें। ये ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स ने वहीं पे खड़े मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के साथ ही 2 फ्लेस गुजरी और उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। गार्ड्स ने लाउड आवाज में कंप्लायंस दिखाई जब ऑफिशियल्स टेरर में गिरने लगे, किंग की रूथलेसनेस के बारे में मटर करते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए कि उन्हें इन्वॉल्व ना किया जाए। उस सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर ने लॉर्ड चेन को कंप्लीटली फेंट कर दिया। बाकी लोग पैनिक में उन्हें हेल्प करने के लिए दौड़े, पर एक सिंगल मूव लेने में भी कंप्लीटली टेरिफाइड थे। निंग युआंगशियन फिर क्राउन प्रिंस की तरफ मुड़े, ड्राइली स्टेट करते हुए कि उसने इस बीच उनकी एब्सेंस में प्रैक्टिकली काफी हार्ड वर्क किया है गवर्नेंस में। क्राउन प्रिंस ने क्विकली बो किया, ये क्लेम करते हुए कि वो इन तारीफों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता और फादर की किंग ऑफ चू के अगेंस्ट बॉर्डर हंट में आई हुई विक्ट्री ही रियल हार्डशिप थी, जिससे उनके नेशन की प्रेस्टीज बढ़ी। किंग ने इस चापलूसी को बीच में ही काट दिया, लाउडली डिक्लेयर करते हुए कि ये बड़ी विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ निंग जेंग की वजह से मिली। उन्होंने स्ट्रिक्टली ली सन को एक स्वीपिंग डिक्री इमीडिएटली ड्राफ्ट करने का ऑर्डर दिया। रंग राव को टियान्यू कमांडर की पोस्ट से रिमूव किया जाए, उसकी जगह पर मार्की ऑफ चेंगपिंग निंग जेंग को नया टियान्यू कमांडर अपॉइंट किया जाए और निंग जेंग की आर्मी फोर्सेस को 5000 सोल्जर्स से और बड़ा किया जाए। जैसे ही ली सन ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, एक ऑफिशियल की आंखें शॉक से फटी रह गईं, ये रियलाइज करते हुए कि इस ह्यूज न्यूज का मतलब था कि हिज मैजेस्टी निंग जेंग को इस रूथलेस सक्सेशन की स्ट्रगल में एक्टिवली ज्वाइन करवा रहे हैं, जिसे एक ट्रू चेंज ऑफ डेस्टिनी कहा जा सकता था। वहीं पास में टियान्यू कमांडर झंग झाओ पसीने से तरबतर था, हॉरिफाइड था कि उसे अचानक इतनी बुरी तरह डिसमिस किया जा रहा था। उसने पैनिक करते हुए सोचा कि क्या ये इस वजह से था कि उसने शेन लैंग को डीपली ऑफेंड किया था जब उसने पहले निंग जेंग के रेजिडेंस को घेर लिया था। उसने डेस्परेटली खुद को जस्टिफाई किया कि ये स्ट्रिक्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स और प्रिवी काउंसिल का डायरेक्ट ऑर्डर था, तब वो इस कमांड को कैसे डिसोबे कर सकता था। सॉवरेन ने सोचा ये इंसान, जो कि डायरेक्टली अपनी 50s में था और एक मीडियोकर मिलिट्री फैमिली को बिलोंग करता था, जहां उसके दादा एक 6th रैंक जनरल थे और फादर फाइनली 5th रैंक पर ही रह गए थे। उसने यूएचयू वॉर जब वो 20 का था और वुयू वॉर जब वो 30 का था में फियर्सली लड़ाई की थी। भले ही वो फेमस नहीं था, लेकिन वो एक फियर्स वेटरन था जिसको प्रैक्टिकली क्राउन प्रिंस के लैकी के तौर पर देखा जाता था। अब जब निंग जेंग पावरफुली आगे आ चुका था तो इसे साइड में किया जा सकता है। झांग झाओ ने रियलाइज किया कि उसे एफर्टलेसली असाइड धकेल दिया गया है। वह मेंटली चकराने लगा, पूछते हुए कि क्या अब उसका आखिरकार अंत हो चुका था और पूरी लाइफ स्ट्रगल करके इस पोजीशन तक पहुंचने के बाद क्या उसे दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा, रौंदा जाएगा और लिटरली उसकी वापस बेइज्जती होगी। उसने क्राउन प्रिंस की तरफ डिस्पेयर में देखा, ये रियलाइज करते हुए कि उनका रॉयल पेट्रन आज खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्राउन प्रिंस ने शेयर डिसबिलीफ में गुस्से से अपने दांत पीसे और हार्शली फुसफुसाते हुए बोला कि निंग जेंग एक्चुअली में स्टैंड आउट कर गया। उसने फ्रैंटिकली खुद से सवाल किया कि यह कैसे पॉसिबल है कि फादर ने सच में उसे ओपनली सक्सेशन के लिए कम्पीट करने की परमिशन दे दी। इस स्पेक्टिकल को दिखाने के बाद सॉवरेन अपनी स्लीव झटकी और वहां से चलने की डिमांड की, तुरंत पैलेस वापस लौटने का ऑर्डर देते हुए। अपने चेंबर्स की शांति में लिटिल बिंग ने जेंटली पूछा कि उसका मास्टर आखिर क्या देख रहा था, ये कहते हुए धीरे से कि रात बहुत हो चुकी है और उसे रेस्ट करना चाहिए। शेन लैंग ने अपने ब्रिलियंट माइंड को फोकस किया और उन ब्लैंक जीरो ब्लड लाइन इंडिविजुअल्स की लिस्ट को डीपली एनालाइज करने लगा।
उसे याद आया कि पिछली बार उसे कैपिटल के आसपास ऐसे 2300 से ज्यादा रेयर लोग मिले थे, लेकिन इस बार उसकी एम्बिशन और बढ़ चुकी थी। अब वो पूरे यू किंगडम में उन्हें ढूंढेगा। उसका दिमाग डेटा के थ्रू रेस कर रहा था। कैपिटल और उसके सराउंडिंग काउंटीज में, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 3 मिलियन थी, उन्हें 2300 से ज्यादा ब्लैंक जीरो ब्लड लाइन इंडिविजुअल्स मिले थे। उसने टेरिटरीज को मैप आउट किया, नोट करते हुए कि यू किंगडम में 3 प्रोविंसेस, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर और कैपिटल डिस्ट्रिक्ट मिलाकर टोटल पॉपुलेशन लगभग 19 मिलियन थी। इस प्रोबेबिलिटी पर कैलकुलेट करते हुए उसने डिड्यूस किया कि उन्हें और 8 से 9000 ब्लैंक जीरो ब्लड लाइन इंडिविजुअल्स मिलने चाहिए। हालांकि रियलिटी ने उसकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर दिया। वो जानता था कि रिमोट एरियाज में, जहां कैपिटल जैसी मटेरियल कंडीशंस नहीं थीं, वहां बहुत से जीरो ब्लड लाइन इंडिविजुअल्स को ट्रैजिकली अबैंडन कर दिया जाएगा और वो कम उम्र में ही मर जाएंगे, जिससे ये नंबर इफेक्टिवली आधा हो जाएगा। उसकी आंखों में एक फियर्स डिटर्मिनेशन जल उठी और उसने रिजॉल्व किया कि उन्हें इन सबको शॉर्टेस्ट टाइम में रेस्क्यू करना होगा, कैपिटल लाना होगा, उनकी फेट चेंज करनी होगी और उन्हें ट्रांसफॉर्म होने का मौका देना होगा। उसने एक ग्लोरियस फ्यूचर एनविजन किया जहां ये लोग सेकंड निर्वाणा आर्मी बनेंगे, एक ऐसी एस्टॉनिशिंग स्पेशल फोर्स जो टॉप टियर आर्चर्स से बनी होगी। उसके इन ग्रैंड थॉट्स को एक स्वीट आवाज ने इंटरप्ट किया, जिसने डिक्लेयर किया कि अब रेस्ट करने का वक्त हो गया है। लिटिल बिंग सॉफ्टली उसके पास आई और प्यार से अपने गुड बेबी को सोने के लिए मनाने लगी। उसने उस लिटिल वन को सॉफ्टली फुसफुसाते हुए इंसिस्ट किया कि उसे ओबीडियंटली सो जाना चाहिए और अपनी मदर के मैटर्स में डिले नहीं करना चाहिए। तभी वहां अचानक निंग यान आ गई। अपनी आंखों में एक प्लेफुल ग्लिंट के साथ उसने अनाउंस किया कि आज उसकी बारी थी। लिटिल बिंग ने इंटरनली मुस्कुराया और मजाक में उस नॉटी चाइल्ड को ब्लेम करते हुए बोली कि जल्दी न सोने की सारी गलती उसी की है। उसने सोचा कि वरना फादर को मदर बेड में खींच लेती और वो बिग रम बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आने वाले ग्रूलिंग दिनों में निंग जेंग बिजनेस की वजह से प्रैक्टिकली पागल हो चुका था। अचानक से टियान्यू सिटी कमांडर प्रमोट होने के बाद उसे कैपिटल के डिफेंस और पब्लिक ऑर्डर का फुल चार्ज लेना पड़ा, जिसने उसे इमीडिएटली ओवरवेल्म कर दिया। कमांडर्स मैंशन के चीफ ऑफिसर की तरह ऑपरेट करते हुए लिटरली वो फुल चिल मूड में था। शेन लैंग इस पॉलिटिकल बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने निंग जेंग को ब्लंटली एडवाइस किया, स्टेट करते हुए कि थर्ड प्रिंस और क्राउन प्रिंस के आदमी कभी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और इसके बजाय वो मिलिशियसली उनके रास्ते में रुकावटें डालेंगे और डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे। उसने वार्न किया कि अब ओवरवेल्म्ड होना इनेविटेबल है और प्रेडिक्ट किया कि कैपिटल का पब्लिक ऑर्डर और वर्स हो जाएगा। उसने ये हार्श ट्रूथ बताया कि किंग उनकी कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही वो खुद कुछ कर सकता है, इस बात पर एम्फेसाइज करते हुए कि बहुत सी चीजें खुद से सीखनी और करनी पड़ेंगी। अपने रेजिलिएंट नेचर पर खरा उतरते हुए निंग जेंग ने एक सिंगल कंप्लेंट नहीं की और सिंपली कमांडर्स मैंशन के अंदर ही रहने, खाने और सोने लगा। उसने रिलेंटलेसली अपनी लिमिट्स को पुश किया, दिन में सिर्फ 2 घंटे सोता और बाकी का पूरा वक्त कैपिटल के एब्सोल्युटली हर कॉर्नर को ओपनली और सीक्रेटली इंस्पेक्ट करने में लगा देता। उसने हर सिटी गेट, हर वेयरहाउस और हर सिंगल आर्मी यूनिट को मेटिकुलसली चेक किया। अपने दोस्त के इस ब्रूटल वर्क एथिक को देखते हुए शेन लैंग सैटिस्फाइड था। निंग जेंग ने रिफ्लेक्ट किया कि शेन लैंग की पहली बातें बिल्कुल सही थीं। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को बोलने का राइट नहीं है। शेन लैंग ने अप्रूवल में अपना सिर हिलाया, सोचते हुए कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने कंसीड किया कि सिर्फ शेयर डिलिजेंस की टर्म्स में निंग जेंग किंग से कहीं ज्यादा बेहतर था। उसने सोचा कि किंग बिल्कुल उसी की तरह जब भी पॉसिबल हो आलसी बन जाते थे और कंप्लीटली क्लेवरनेस और अपॉर्चुनिज्म का यूज करके गवर्न करते थे। फिर उसने एक्नॉलेज किया कि एक ग्रेट कंट्री को गवर्न करना एक स्मॉल फिश को कुक करने जैसा है। कई बार इंसान सिर्फ क्लेवरनेस पर रिलाई नहीं कर सकता, बल्कि उसे फर्मली डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है। ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल अंदर किंग निंग युआंगशिन ने इमेंस फ्रस्ट्रेशन में एक स्क्रोल को जोर से पटका। उन्होंने गुस्से में लाउडली क्वेश्चन किया कि क्या वो सच में इतने गरीब थे। उन्होंने बिटरली अपने फाइनेंशियल वोज को रिकाउंट किया, नोट करते हुए कि लास्ट ईयर का ऑटम टैक्स कब का खर्च हो चुका था और स्प्रिंग टैक्स आने में अभी महीनों बाकी थे। उन्होंने लमेंट किया कि लास्ट ईयर हिडन युआन सोसाइटी से 2 मिलियन गोल्ड कॉइन से ज्यादा बोरो करने के बाद भी ट्रेजरी में अभी तक 1.6 मिलियन का क्रिपलिंग डेफिसिट था। किंग का चेहरा डिस्पेयर से ऐंठ गया जब उन्होंने स्टेट किया कि इस साल हालत और भी वर्स थे। अभी सिर्फ 2 महीने बीते थे और मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की ग्रिम कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर स्प्रिंग और ऑटम टैक्सेस एग्जैक्टली लास्ट ईयर जैसे ही रहे और कोई डिजास्टर नहीं हुआ, तब भी डेफिसिट एक स्टैगरिंग 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स को एक्सीड कर जाएगा। उनकी आवाज में पैनिक था जब उन्होंने पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए। डीपली अवेयर थे कि होराइजन पर 2 बड़ी वॉर्स मंडरा रही हैं, ऐसी बैटल्स जो अल्टीमेटली यू किंगडम की किस्मत डिसाइड करेंगी। उनकी आंखों में एक डेस्परेट रिजॉल्व चमका जब उन्होंने फियर्सली डिक्लेयर किया कि नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ही होगा। उन्होंने इंटरनली किंगडम के स्ट्रक्चर को रिव्यू किया, रिकॉग्नाइज करते हुए कि यू किंगडम के अंदर दर्जनों छोटी बड़ी ओल्ड नोबल फैमिलीज के पास मैसिव फीफ्स और पावरफुल प्राइवेट आर्मीज थीं। उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर न्यू पॉलिसीज को फुली एनफोर्स कर दिया जाए तो वो उनके सारे फीफ्स वापस रिक्लेम कर सकते हैं, सभी प्राइवेट आर्मीज को कंप्लीटली डिसबैंड कर सकते हैं और उनकी सारी ल्यूक्रेटिव माइंस को रूथलेसली स्टेट ओनरशिप में ले सकते हैं। तब वो सॉल्ट और आयरन पर एक मोनोपोली ब्रिलियंटली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिसे कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी। वो जानते थे कि उस वक्त ट्रेजरी का डेफिसिट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा और उनका एनुअल टैक्स रेवेन्यू कम से कम डबल हो जाएगा। लेकिन किंग के होठों से एक हैवी साई निकल गई जब उन्होंने एडमिट किया कि अनफॉर्चुनेटली अभी उन्हें इंप्लीमेंट करने का वक्त नहीं था, क्योंकि एक ग्रेट वॉर एरप्ट होने वाली थी जो पॉसिबली नेशनल सर्वाइवल की एक ब्रूटल वॉर बन सकती थी। उन्होंने खुद को फर्मली रिमाइंड करवाया कि डोमेस्टिक स्टेबिलिटी पैरामाउंट है। उन्होंने अपनी खुद की मॉर्टेलिटी को कन्फ्रंट किया, सोचते हुए कि उन्हें पार्किंसन सिंड्रोम है और उनका वक्त रैपिडली खत्म हो रहा था। इसलिए उनका प्राइमरी टास्क अब न्यू पॉलिसीज नहीं था, बल्कि जून को डिफीट करना,
साउथ वेस्टर्न ननू में वायलेंट रिबेलियन को शांत करना और चू को अग्रेसिवली इंटिमिडेट करना था ताकि किंग ऑफ चू कोई प्लॉटिंग ना कर सके। इसके बाद उन्हें न्यू किंग के एसेंशन को स्ट्रांगली सपोर्ट करना था, ये इंश्योर करते हुए कि यू किंगडम के रिजीम का ट्रांजिशन परफेक्टली स्मूथ हो। उन्होंने कसम खाई कि ये डेलिकेट सक्सेशन स्ट्रगल एब्सोल्युटली किसी ब्लडी फैक्शनल स्ट्राइफ में नहीं बदलनी चाहिए और ना ही सिविल वॉर में इरप्ट होनी चाहिए। अचानक मोनार्क को चक्कर आया जिससे उनकी बॉडी हेविली स्वे करने लगी। यूनिक लीजी पैनिक में आगे दौड़ा, हिज मैजेस्टी को पुकारते हुए, और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। किंग ने शार्पली अपना हाथ उठाया और ये कहते हुए कंसर्न को डिसमिस कर दिया कि वो ठीक है। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू कमांड किया, नोट करते हुए कि नॉर्दर्न गैरिसन के ग्रैंड जनरल नांगोंग आओ ने ऑलरेडी 50,000 ट्रूप्स असेंबल कर लिए हैं, जबकि तियान्यू गवर्नर के ऑफिस ने भी सक्सेसफुली 30,000 ट्रूप्स की असेंबली कंप्लीट कर ली है। उन्होंने मैप आउट किया कि जब वो ज़ूलिन की आर्मी के साथ फोर्सेस ज्वाइन कर लेंगे तो वहां टोटल 130,000 सोल्जर्स हो जाएंगे। हालांकि उनके चेहरे पर एक शैडो पड़ गई जब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जून के पास भी 100,000 सीजन ट्रूप्स थे। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि उस वक्त जून को हराना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और वो ज्यादा से ज्यादा ननू की डिफेंसिव लाइन को होल्ड कर पाएंगे। होप की एक किरण अभी बाकी थी। उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि जब तक चियांग किंगडम उन्हें एड देने के लिए ट्रूप्स नहीं भेजता और जून को ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से स्ट्राइक नहीं करता, सिर्फ तभी उनके पास सच में जीतने का एक चांस होगा। उन्होंने इंटरनली शैन लैंग को सच्चे दिल से थैंक्स कहा, पर ग्रिमली नोट किया कि चियांग किंगडम को भी डायरेक्टली फोर्सेस भेजने से पहले रिकवर होने के लिए क्रिटिकली वक्त चाहिए था। किंग फिर यूनिक लीजी की तरफ मुड़े, पूछते हुए कि क्या दशुआंग ऑलरेडी कैपिटल से निकल चुका था। यूनिक लीजी ने रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट किया कि दशुआंग उनके साथ कैपिटल वापस नहीं लौटा, बल्कि लैंग काउंटी तक उन्हें फॉलो करने के बाद वो साउथ अमेरिका की तरफ मुड़ गया, शायद क्वीन ऑफ चियांग के चाइल्ड